स्टूडेंट्स पाकिस्तानी एम्बेसी और टर्किश गवर्नमेंट के साथ। और ये वाला बैच है 2025 टू 2026, इसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इसका। और हम हर साल जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वाईटीबी के और सारा कुछ, तो उस पे हम उनको एक ओरिएंटेशन देते हैं, बताते हैं कि आपने किस तरह अपनी एप्लीकेशन किस तरह बनानी है, अपना पोर्टफोलियो आप किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आप लोग यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकें। प्लस जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे उनको हम रिसीव भी करते हैं, उनके जो इनिशियल स्टेजेस पे जो काम होते हैं वो भी हम हेल्प उस पर करते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लाइक एक वॉलंटरीली वर्क है। तो इसमें हमारे प्रेसिडेंट हानी जैदी हैं इस साल, और प्लस हमारे साथ यहाँ पे आज दो और गेस्ट भी हैं जो YPSS YTB पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी, जो कि एक YTB इस्तांबुल ऑफिस के अंडर काम कर रहे हैं। प्लस ट्यूलिप जो टर्किश एलुमनाई पाकिस्तान है, उनके प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। तो YTB पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट का नाम उमैर खान भाई हैं और अब्दुल बारी भाई, वो भी इधर हमारे साथ मौजूद हैं। प्लस सैयद अब्दुल बासित भाई भी यहाँ पे हैं, ट्यूलिप के प्रेसिडेंट। तो आई होप आप लोगों को उन हमारे जो सीनियर्स हैं इनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस जो बाकी के स्पीकर्स हैं वो भी आप लोगों को अच्छी तरह गाइड करेंगे। आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे सारा वन बाय वन हम लोग उनको डील करते जाएंगे। सो बी पेशेंट और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अब्दुल हई। यार हुज़ैफा, आई थिंक अब मतलब इसकी भी आई थिंक लिमिट का इशू आ रहा है। जिन भाई ने देनी है प्रेजेंटेशन वो ही अभी तक मतलब इन नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रा इसको प्लीज़ चेक कीजिएगा। मैं डेफिनेटली इसको चेक करता हूँ। चलें। अच्छा, उतनी देर तक मैं थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे दूँ स्कॉलरशिप का, कि जो ये YTB, या बल्कि अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें, तुर्की बुर्सलर स्कॉलरशिप, या असल में टर्किश सॉरी मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करने भूल गया। आई एम हानी ज़ैदी फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान, और मैं अनकरा यूनिवर्सिटी में इस वक़्त इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, और मेरा ये लास्ट ईयर है बैचलर्स का। और 2021 बैच में मैं तुर्की बुर्सलर स्कॉलर के तौर पे सिलेक्ट हुआ था अपने इस प्रोग्राम में, और तकरीबन मैं पिछले 4 साल से यहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छा, जस्ट ओके, तो जहाँ तक इस स्कॉलरशिप का ताल्लुक है, इसके बारे में चंद चीदा-चीदा चीज़ें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑल्दो ये हमने काफ़ी बार मतलब लिखा भी है ग्रुप के ऊपर डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज़ में, लेकिन फिर भी वी हैव सीन के बहुत सारी रिपीटेड क्वेरीज़ जो हैं आती हैं, तो मैं उसको इस तरह क्लियर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये एक बहुत ऑर्गनाइज़्ड प्रोग्राम स्ट्रक्चर के अंडर जो है काम करती है, और टर्किश गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म का एक डिपार्टमेंट है YTB, which is translated as Presidency for Turks Abroad and Related Communities। तो ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के अंडर जो डिपार्टमेंट ये काम करता है, उनकी तरफ से स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हर साल दी जाती है, और हर साल इनका मैक्सिमम कोटा पूरे वर्ल्ड में जो स्कॉलरशिप देने का है, तकरीबन दुनिया के 170 से ज़ायद ममालिक को ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं। उसमें पाकिस्तान का एरिया जो है, मतलब साउथ एशिया भी इंक्लूडेड है उसमें, सेंट्रल एशिया से बहुत स्कॉलरशिप दी जाती हैं। इसके अलावा बाल्कन रीजन जो है, ईस्टर्न यूरोप से दी जाती हैं। रशिया के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इनके पास। इसके अलावा अफ्रीका से बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेल करते हैं लोग। इवन लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया से भी ये सभी स्कॉलर्स जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं हर साल। तो 170 ममालिक से ज़्यादा में ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम कोटा इनका 5000 है। ऑल्दो जो कि ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आई हमें ग्रुप पर भी, डीएम्स में भी, कि पाकिस्तान का कितना फिक्स्ड कोटा है, या किस प्रोग्राम का या किस लेवल ऑफ स्टडी का कितना फिक्स कोटा है। तो ऐसा नहीं है। किसी लेवल ऑफ स्टडी का या किसी प्रोग्राम का या किसी मुल्क का कोई फिक्स्ड कोटा नहीं होता YTB स्कॉलरशिप में। हाँ, ऑब्वियसली बहुत सी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो हैं, जैसे स्टाइपेंडियम हंगेरिकम है, आई गेस ग्लोबल कोरिया वालों का भी शायद होता है इस तरह का कोटा बेस्ड ऑन कंट्रीज। लेकिन YTB का ऐसा नहीं, तो टर्किश जो तुर्की बुर्सलर है, इनका ऐसा कोटा मौजूद नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर वो समझते हैं कि आपको सिलेक्ट करना चाहिए उन्हें, देन ऑब्वियसली दे विल सिलेक्ट यू रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका लाइक प्रोग्राम आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, या आप कौन से लेवल ऑफ स्टडी के हैं,
यहाँ पे बाज़ कुछ ऐसे बैचेज़ भी हैं जिनमें अक्सरियत बैचलर्स के स्टूडेंट्स की थी, कुछ ऐसे बैचेज़ भी आए हैं जिनमें बैचलर्स के स्टूडेंट्स बहुत कम थे, अक्सरियत मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स की थी और डिफरेंट बैकग्राउंड से मतलब हमारे पास सोशल साइंसेज़ की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, इसके अलावा जर्नलिज़्म के काफ़ी हैं और डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड्स की बात कर लें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इवन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हर तरह की इंजीनियरिंग के यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं। तो इस फ़र्क नहीं, इवन हमारे पास आर्ट्स स्कॉलरशिप में पेंटिंग और फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह की फ़ील्ड से भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। तो हर साल जो है तकरीबन पाकिस्तान से 150 से 170 के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। ये कोई फ़िक्स्ड नंबर नहीं है, जितना उनको लगता है कि उनके लिए मतलब ठीक है, उनको सेलेक्ट करना चाहिए, जितने लोग क्वालीफ़ाई करते हैं। तो ऑब्वियसली वो उनको क्या कहते हैं, उनको वो एंटरटेन करते हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज़ द थिंग जो कि जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आई होप कि इसके बारे में आप लोगों की कन्फ्यूजन्स वगैरह क्लियर हो गई होंगी कि जो कोटा से रिलेटेड जो लोग सवाल कर रहे थे। बाकी जो स्कॉलरशिप की जनरल रिक्वायरमेंट्स पहले से मेंशन है इसकी उसके ऊपर जो जनरल रिक्वायरमेंट्स मेंशन है इसकी वेबसाइट के ऊपर, उसके मुताबिक यही कि ये ऑब्वियसली क्या-क्या चीज़ें कवर करती है, ट्यूशन फ़ी कवर करती है, आपको यूनिवर्सिटी या एजुकेशन से रिलेटेड किसी किस्म का एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं करना होता आपके पूरे स्टडीज़ के दौरान। और मज़ीद ये कि जो आपके इसके अलावा मतलब ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ीस और यूनी रिलेटेड चार्जेज़ के अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है यहाँ पे जो कि इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंसेस एज़ वेल, लेकिन वो अगर आप उसमें गुज़ारा कर सकें तो वो काफ़ी भी होता है उसके लिए। हेल्थ इंश्योरेंस को ये कवर करती है तुर्की स्कॉलरशिप क्योंकि जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तुर्की में, अगर हम देखें दूसरे प्राइवेट स्टूडेंट्स को इसके लिए इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में जो तुर्की बुर्सलर के स्कॉलर सेलेक्ट होते हैं, उनको कोई ज़्यादा इश्यू नहीं आता। इसके अलावा अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ ये लोग बैचलर्स के स्टूडेंट्स को जो 5 साल का उनका स्टे होता है, 5 के 5 साल उनको डॉर्मेटरीज़ देते हैं। मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स को पहले साल डॉर्मेटरी मिलती है, उसके बाद फिर रेंटल अलाउंस मिलता है, जिससे वो अपने अपार्टमेंट्स को रेंट कर सकते हैं उस रेंटल अलाउंस के ज़रिए। ये चीज़ है। और हाँ, जो प्रिपरेटरी ईयर के मुताबिक एक मुतालिक एक सवाल आ रहा था, तो उसमें यही चीज़ थी कि जी क्या हम सबको टर्किश प्रिपरेटरी ईयर लेना होगा? तो बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी हैं क्या कहते हैं, अगर इवन अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश में भी हो, तब भी आपको टर्किश प्रिपरेटरी ईयर लेना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ यहाँ पर करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप विदाउट टर्किश सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो कि चंद सीधा-सीधा चीज़ें हैं टर्की बूस्टर स्कॉलरशिप के हवाले से। इसके अलावा ये बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को और डिफरेंट किस्म की भी अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इस सेशन में नहीं, क्योंकि ये सेशन हमने स्पेसिफिकली रखा है एप्लीकेशन प्रोसीजर को समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर है, तो उसके एप्लीकेशन फिल किस तरह करनी है, इस हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स आती हैं। तो उसको हम आपको एक मॉकअप एप्लीकेशन जो है फिल करके दिखाएँगे, आपसे के साथ हम स्क्रीन शेयर करेंगे और करके दिखाएँगे ताकि आपके लिए वो फिर चीज़ ईज़ी रहे। मतलब आपके एप्लीकेशन प्रोसेस आपको समझ आ जाए। इसके बाद हम दोबारा एक वेबिनार ज़रूर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड या हो सकता है उससे अगला वीकेंड, जो कि हम आपसे शेयर कर देंगे उसकी डेट्स वगैरह। उसमें फिर हम लोग ये टॉपिक्स वगैरह कवर करेंगे कि मतलब तुर्की में प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ें करेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स की क्या-क्या स्कोप है, किस तरह से है। और मैं ये चीज़ आई एम जस्ट एंडिंग इट राइट नाउ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ ग्रुप के ऊपर कि सबको सब एक रेस में लगे हुए हैं, कि सब चाह रहे हैं कि बस आज ही एप्लीकेशन करके अभी सबमिट करवा दें। मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से हूँ, मेरा 5वाँ साल है ये, और जितने भी इवन हमारे सीनियर्स हैं, अब्दुल बारी भाई हैं, वो भी हमारे बैच के हैं 2021 के, और जितने इवन बासित जवाद साहब हैं, ट्यूलिप के जो कराची चैप्टर के प्रेज़िडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो तो आई थिंक 40 इयर्स से मौजूद हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका पहले एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करवाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आई मीन इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करवाने में प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी। आपके पास 20 फरवरी तक टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि आप लास्ट डेट पे लेके जाएँ उसे, ऑब्वियसली लास्ट डेट पे बाज़ औक़ात वेबसाइट ग्लिचेज़ आ जाते हैं। बट आप 16-17 फरवरी तक भी अगर कर दें, इट इज़ ओके, कोई मसले वाली बात नहीं। इवन बहुत से हम में से बहुत से लोगों ने लास्ट डेट्स पर भी किया हुआ है। तो उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ़ हर चीज़ को मैनेज अच्छी तरीके से करना है, और आपने हर चीज़ को ये चीज़ देख के करनी है कि क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा?
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी में कुछ गलत फ़िल करके या कुछ गलत फ़ैसला कर लूँ आगे, क्योंकि वो आगे फिर वो चीज़ इरिवर्सिबल होगी आपके लिए। सो बस मैं यही इतना मैं कहना चाह रहा था, जो कि मैं चाह रहा था स्कॉलरशिप का आपको ओवरव्यू दे दूँ इसके हवाले से। बाकी प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ें, लेवल ऑफ स्टडी, प्रोग्राम को, जॉब एस्पेक्ट्स वगैरह ही हम इंशाअल्लाह ताला अब बाद में डिस्कस करेंगे। और मज़ीद ये कि जो लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं, वी विल हैव अ Q&A सेशन। पहले एप्लीकेशन प्रोसेस वाला हम कर लें कंप्लीट, उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस वगैरह हों, तो आप उस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। तो अभी मैं माइक दूँगा अब्दुल हन्नान बुखारी भाई को, जो कि गाज़ियान्तेप यूनिवर्सिटी में इस 2024 बैच में हमारे तुर्की बुर्सलर स्कॉलर सेलेक्ट हुए थे, आई थिंक एमबीए डिपार्टमेंट में। तो जी हन्नान भाई। थैंक यू सो मच हानि भाई। ये जी इस सेशन में हम सबसे पहले तो लॉगिन से, रजिस्ट्रेशन से लेकर इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगी या आपकी उससे पहले मैं काइंडली होस्ट को ये कहना चाहूँगा 5 मेंबर्स की जगह है उनको भी ऐड कर लें, क्योंकि मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट में हैं। जी बिल्कुल, मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ, जी तो आप थैंक यू। कंटिन्यू करें। जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इज इट विजिबल? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है ना आई गेस? जी डेफिनेटली रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक। अभी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी जी जी, जी, हो रही है शेयर। अब हो रही जी। सबसे पहले तो आपको YTB के पोर्टल पे आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे YTB स्कॉलरशिप, तो जो फर्स्ट हमारे पास टैब होगा उसको आप ओपन करेंगे, तुर्की तुर्की स्कॉलरशिप्स के नाम से। फिर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा, इसके ऊपर एप्लीकेशन लॉगिन के साथ, उसके साथ सामने आपके पास ये इंटरफेस शो हो जाएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इस वजह से आपको रजिस्ट्रेशन पहले करनी पड़ेगी, तो आप रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता चलूँ कि टर्की में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका सरनेम होता है, आपकी आइडेंटिटी आपके सरनेम से, और आपके जो यहाँ पर हमारा आईडी नंबर होगा, किमलिक नंबर होगा, उसके उससे आपको पहचाना जाता है। तो सरनेम आपने ज़रूर डालना। अब क्वेश्चन कुछ लोगों का ये होता है कि अगर मेरे नाम में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मोहम्मद तलहा, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? तो उसमें आप ये करेंगे कि आप मोहम्मद लिखेंगे यहाँ पर, और तलहा मिडल को छोड़ के तलहा आप लिखेंगे यहाँ पर। तो सर नेम को आप स्किप नहीं कर सकते। एट द एंड अगर आप सर नेम को स्किप भी करेंगे तो ये सिस्टम आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देगा कि विदाउट सर नेम आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। इसी तरह सारी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, ईमेल एड्रेस, और वही ईमेल अगेन अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कोशिश करेंगे, फिर कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, फिर पासवर्ड अगेन। और इन केस अगर आप कोई सीक्रेट क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके आगे उसका आंसर लिखेंगे। आई एम नॉट अ रिपोर्ट को चेक इन करेंगे, आई अप्रूव करेंगे, सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब फिर ये आपको कोड भेजेगा आपकी ईमेल के ऊपर, और ईमेल से आपने एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को, और फिर दोबारा उसी इंटरफेस पे आ जाना है जहां से हमने लॉगिन रजिस्ट्रेशन की थी। जब आप लॉगिन कर लेंगे वहां से, तो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सारी डालनी है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर ज़रूर और अपडेटेड आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पर मेरी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको मैंने एडिट करना है। कैसे? यहाँ से मैं एडिट करूँगा।
यहाँ पर मैं सारी अपनी इंफॉर्मेशन, अपना रिलीजियस, अपनी एथनिसिटी और वो सारा कुछ भी मैं डालूँगा। डिसेबिलिटी स्टेटस है या नहीं है उसमें, इसमें मैं इस्लाम, सुन्नी, इसमें मतलब सेक्ट भी आ जाते हैं, मैंने उस सेक्ट को भी करना है। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पंजाबी है, पठान है, सारा कुछ एथनिसिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी है और डिटेल्स को डालने के बाद हर सूरत यहाँ पर आपने सेव का ऑप्शन क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका सेकंड इंफॉर्मेशन जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। आपका लेफ्ट साइड के ऊपर ये आपने वन बाय वन आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है और ज़रूर करना है। ये बेसिकली आपकी सारी की सारी प्रोफाइल को जो है वो डिपिक्ट करेगा। तो इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मैं कंट्री, क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान में आप हैं तो आप लोगों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, सिटी का सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पोस्टल कोड आपने इंफॉर्मेशन अपनी मस्ट देनी है, अपने मोबाइल इंफॉर्मेशन सही इंफॉर्मेशन देनी है और अपना स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर और डोर नंबर। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रीट नंबर नहीं है, बिल्डिंग नंबर नहीं है। आपने ऐसा एड्रेस देना है जो कि रीचेबल हो, और अगर नहीं है तो आप वहाँ पर NA लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर है माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल इंटरेस्ट। अगर अभी आप किसी और जगह पे रह रहे हैं लेकिन आप अपना पोस्टल एड्रेस किसी और जगह पे देना चाह रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ को कहेंगे, इस चीज़ को मार्क करेंगे कि मैं अभी रहता कहीं और हूँ लेकिन मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो कहीं और है। फिर उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स स्टेट हाउस, अब फिर आप ये बताओगे कि आप कितने अरसे से इस जगह पर रह रहे हो जो कि आपने अपना एड्रेस जो है वो मेंशन किया होगा। ओके, फिर उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये इम्पोर्टेंट भी है कुछ हद तक और कुछ हद तक इम्पोर्टेंट नहीं भी है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट्स, आपके लिंक्डइन, आपने आपके ट्विटर अकाउंट्स आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं तो फिर यू शुड मेंशन ऑल दीज अकाउंट्स। और अदर्स में जाके आप और भी अकाउंट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा जिनके लिंक्डइन अकाउंट एक्टिव हैं और उन पे इंफॉर्मेशन है तो इट इज़ बेटर फॉर देम टू अपलोड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट अकाउंट। फिर आप आएंगे फैमिली इंफॉर्मेशन पे आगे। इसमें आप बताएंगे कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं वगैरह वगैरह। इसमें लेट मी ओपन दिस। तो जैसे हानि भाई ने बताया इस चीज़ को कि एंड डेज पे, बहुत ही एंड पे नहीं लेके जाना, 19-20 तक नहीं लेके जाना। ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 15 to 16 Feb, क्योंकि बाद में ग्लिचेस जो आएंगे वो वेबसाइट इसी तरह स्लो होगी। अब यहाँ पर अपने मदर्स इंफॉर्मेशन, मदर्स नेम डालना, फादर नेम, नंबर ऑफ सिबलिंग्स डालेंगे और सारी मंथली इनकम। अब मंथली इनकम से रेलिवेंट क्वेश्चन ये है कि आपने आपकी जितनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही डालें। तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते, $5,000, $2,000 आप, और बहुत ही कम भी नहीं कि मैं बहुत ही मस्कीन बन जाऊँ तो जी मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। इट्स अ मेरिट स्कॉलरशिप। सो फिर आगे आ जाता है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में मैंने अब जो कि 3 डिपार्टमेंट्स के लिए, 3 डिग्रीज के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक तो बैचलर्स के लिए, एक मास्टर्स के लिए और एक PhD के लिए। अब जो मिडिल स्कूल की इंफॉर्मेशन है उसमें आप डालेंगे यहाँ पर अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन, जो 10th हमारे पाकिस्तान में जो है 10th ग्रेड है, मैट्रिक की इंफॉर्मेशन डालेंगे। और यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन डाली है एक सारी, उस पे जब आप सारी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने कंट्री, इस्लाम, सिटी भी लिख लिया, नाम आपका आ रहा होगा आपके स्कूल का, अगर नहीं आ रहा तो अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर स्टेटस में आपने लिखना है ग्रेजुएटेड है और कब से स्टार्ट किया था, कब ख़त्म किया। अब ग्रेडिंग टाइप मोस्टली हमारे पास मैट्रिक में 100% ही होती है तो हम 100 को सिलेक्ट करेंगे और ग्रेड कोमा ग्रेड। अब
टर्की में ये होता है, ये जो कोमा होता है इसको हम पॉइंट कंसिडर करते हैं। जैसे अगर मेरी परसेंटेज 99.98% है, तो वो जो पॉइंट दरमियान में आया वो होगा ग्रेड। तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जो परसेंटेज मेरी आई है मैट्रिक में, वो आई है फॉर सपोज 99.98, वो मैंने इसी तरह करके इधर 99 इधर लिखा और 98 इधर करके मैंने सेलेक्ट करके दोनों अपने डिप्लोमा, जिसको सनद कहते हैं, जिसको डिग्री कहते हैं, वो अपलोड करनी है, और ट्रांसक्रिप्ट जिसको मार्कशीट कहते हैं वो अपलोड करनी है अपने। फिर इसमें वो पूछेंगे कि अगर आपके पास, आपने अपने स्कूल में कोई पोजीशन हासिल की है, या कोई आपको रैंकिंग मिली है, या आपने बोर्ड में, मैट्रिक के बोर्ड में अगर आपने कोई अचीवमेंट लिया है, अपनी कोई पोजीशन लिया है, तो आप उसको यस करेंगे, और अदरवाइज आप उसको नो करके सेव कर देंगे। सेम गोज, ये हमने मिडल में स्कूल में क्या डाल दिया, मैट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब मैं जाऊंगा एफएससी की इन्फॉर्मेशन में। एफएससी की इन्फॉर्मेशन में भी मैं उसी तरह सेम उसी तरह सारा लिखूंगा। इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या आ गया, एजुकेशनल स्टेटस, सेकेंडरी एजुकेशन में करूंगा, फिर हाई स्कूल, रिलीजियस स्कूल और वोकेशनल स्कूल। रिलीजियस स्कूल मतलब मदरसा वगैरह, अगर आपने वहां से पढ़ा है, वोकेशनल हाई स्कूल हैं वहां से आपने पढ़ा है, तो वो करके आप जनरल हाई स्कूल सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद फिर आपके पास डिफरेंट फील्ड आ जाएंगे, साइंस, लिटरेरी, लैंग्वेज और जनरल एजुकेशन के। इनमें से आप आपकी अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चूज करेंगे। उसके बाद ग्रेडिंग टाइम में यहाँ पर भी वही सेम सीन है। एफएस में हमारे 100% क्योंकि कैलकुलेट होता है, तो हम 100% की बेस पे वो करके 97.97% मैंने लिखकर वो कर दी। डिप्लोमा एफएससी का अपलोड करेंगे, उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे। एफएससी में क्योंकि हमारे क्या होता है कि एफएससी की जो आप अपलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ और सिर्फ 11 की नहीं डालेंगे, आप फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की भी डालेंगे। और अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो ऑब्वियसली फिर आप फर्स्ट ईयर की कंसीडर करेंगे एफएससी में। फिर उसके बाद हैव यू अचीव सिग्निफिकेंट, सेम वही क्वेश्चन। और अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो वो भी आप डालेंगे। अगर आपने नहीं दिया तो आप नो करके सेव कर देंगे। फिर अब कुछ लोग यहाँ तक, तो जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, जिन्होंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है। लेकिन जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए अगला स्टेप क्या है कि वो बैचलर्स डिग्री को उसकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। कंट्री नेम, उसी तरह सिटी, यूनिवर्सिटी का नेम, मोस्ट प्रोबेबली आपकी यूनिवर्सिटी का नेम होगा ही होगा। और फिर फैकल्टी आप डालेंगे, डिपार्टमेंट डालेंगे, और ग्रेडिंग सिस्टम क्या हमारा, क्योंकि सीजीपी के हिसाब से होता है 4, तो हम इधर 4 सेलेक्ट करके मैं देता हूँ। अब ये ग्रेडिंग सिस्टम आ गया 4। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा फॉर सपोज 3, और मेरा CGPA है 3.85, तो मैंने 3.85 करके डाल दिया। अब यहाँ पर फिर डिप्लोमा डालूंगा, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, ट्रांसक्रिप्ट, जो कि मार्कशीट होती है आपकी बैचलर्स की। और अगर आपकी मार्कशीट और डिप्लोमा अगर आपका भी HEC से अटेस्टेड नहीं हुआ तो भी आप अपलोड कर सकती हैं। सेम गोज फॉर FSC एंड मैट्रिक। अगर आपकी IBCC से या आपकी रेलिवेंट बोर्ड से अभी अटेस्टेशन नहीं हुई तो आप उसके बगैर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि आप एज सून एज पॉसिबल उसको अटेस्ट करवा लें। फिर ये इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे और फिर उसके बाद सेव करेंगे। मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा। अब जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आप, जाहिर सी बात है, अपनी मास्टर्स की इंफॉर्मेशन भी उसी तरह उसी सीक्वेंस में अपलोड करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा लैंग्वेज डिटेल्स। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी जी क्लियर है। जी। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे लैंग्वेज डिटेल्स पे।
मेरी नेटिव लैंग्वेज मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, स्टेट लैंग्वेज उर्दू सेलेक्ट करूँगा, उसको सेव करूँगा। अदर देन द उर्दू मेरी अगर कोई और इंग्लिश है या कोई और इंटरनेशनल लैंग्वेज को मुझे आती है तो या वो डालूँगा। फिर उसके अलावा थर्ड पे उन्होंने पूछा कि आपको टर्किश लैंग्वेज आती है या नहीं आती, तो अगर आपको आती है और किस लेवल की आती है, A1 A2 C1 C2 तक, तो आप उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। और इसी तरह आप इस चीज़ को सेव करके अगले स्टेप पे चले जाएंगे, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। अब जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास तो ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जो मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपनी, मतलब अगर उन्होंने किसी 5 जगहों पे जॉब की है तो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अपनी जो रीसेंट 2 जॉब्स एक्सपीरियंस है उसको डालें। नहीं, आप सारे के सारी इंफॉर्मेशन डालें। इवन आप जो आपकी इंटर्नशिप्स हैं उनको भी आप डालेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो सीवी की अटैचमेंट है वो डालेंगे। सीवी में आप यूरोपास भी यूज़ कर सकते हैं, बट विदाउट लोगो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई जो अगर आप अदर देन यूरोपास यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि वो सिंपल हो, इतनी फैंसी ना हो। और क्योंकि मटेरियल मैटर करता है एट द एंड, वो कैसे दिखती है वो मैटर नहीं करता। तो आपने ये ज़रूर सीवी जो है और वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर जो है वो अपलोड करना। फिर आगे आ जाते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। अगर आपने जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ामिनेशंस होती हैं, जो जीआरई होगी, जीमैट हो गया और इसी तरह के, अगर आपने वो दिए हुए हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो डालेंगे। फिर आ जाता है सोशल एक्टिविटीज़, जो कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और वहाँ से आप उनसे सर्टिफिकेट्स वगैरह ज़रूर लें, क्योंकि एट द एंड ये चीज़ बहुत मैटर करती है। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से पूछा था। तो मैंने क्योंकि मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था तो मेरी बैचलर्स जो डिग्री थी, थ्रू आउट द बैचलर्स डिग्री मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो थे वो किए। उसके अलावा मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो थे वो मैनेज किए, उनको लीड किया अपनी यूनिवर्सिटी में। तो उस हवाले से आप वो डाल सकती हैं। फिर आपके डिफरेंट आपने जो सेमिनार्स होते हैं उनमें अगर आपने पार्टिसिपेशन किया तो उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह, उसकी टाइप, नेम और उसकी सर्टिफिकेट वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। वॉलंटरी एक्टिविटीज़, आपने किसी भी एनजीओ के साथ या आपने किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ काम किया तो वो भी आप मेंशन करें, और जो कि बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट होगा आपकी प्रोफाइल इन्हेंसमेंट के लिए। फिर आ जाता है अगला सोशल एक्टिविटीज के बाद आ जाता है लेट मी लॉगिन। सो तुर्की एक्सपीरियंस, इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे कि अगर आपने इससे पहले विजिट किया है टर्की को तो वो सारी डिटेल्स आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप किसी यहाँ की एसोसिएशन जो है या दरनेक वगैरह है उसके आप मेंबर रह चुके हैं या आपका कोई इनके साथ कोई कनेक्शन एसोसिएशन है तो आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें डाल सकते हैं। फिर इसको एडिट करने के बाद आप जाएंगे माई एप्लीकेशन में। यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रही क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन नहीं डाली। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप जब डालेंगे तो आपके पास बैचलर्स के लिए अप्लाई करने के एक पोर्टल होगा, एक मास्टर्स के लिए अप्लाई करने का पोर्टल होगा और एक पीएचडी के लिए अप्लाई करने का पोर्टल होगा। फिर आप जब उनको चूज करेंगे अपनी रेलिवेंट फील्ड को, अपनी रेलिवेंट डिग्री को, तो उसके बाद आपके पास प्रेफरेंसेस
और LOI, वो सारे हम नेक्स्ट सेशन में या इसी सेशन में कवर करेंगे। और उसके बारे में ये सारी आपको, जब वो इंटरफेस अनलॉक हो जाएगा तो आपको वो चीज़ जो है वो मेंशन होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच अब्दुल हनान भाई। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जो नेक्स्ट मतलब प्रोसीड किस तरह करना है, सिर्फ वो वाला ऑप्शन शो कर दें एक दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स को। जी मैं देखता हूँ। उसके लिए मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। मैं डालता हूँ क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन नहीं डाली, और वेबसाइट काफ़ी स्लो हुई हुई है इस टाइम, बार बार लॉग आउट हो रहा है। ओके। फिर मेरे ख्याल से सिर्फ इनको जो ऑप्शन सिर्फ दिखा दें, कि क्योंकि अक्सर इस तरह ही मैंने देखा है कि चूंकि पहले से ऑप्शन वो क्लिक हुई होती है एसोसिएट डिग्री पे, तो वो बहुत हम्म। सारे मास्टर्स और पीएचडी के पूछ रहे होते हैं कि जी हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे, सिर्फ वो स्क्रीन दिखा दें आई गेस। यहाँ पर वो शो होगी, बट अभी वो मुझे ये इंफॉर्मेशन डालनी होम पड़ी। होम पेज पे वो। हाँ जी, होम पेज। हाँ जी, यहाँ ये आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आके आप अप्लाई करेंगे। सपोज अभी मैंने इंफॉर्मेशन नहीं डाली तो इस वजह से वो वर्क प्लेस वर्क सर्टिफिकेट वगैरह मांगता है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा तो फिर आपके पास नया इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें रिसर्च प्रपोजल, LOI और आपकी प्रेफरेंसेस, वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर शो होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से आप अप्लाई करेंगे आपके होम पेज पे सबसे पहले। उससे पहले आपको ये सारे स्टेप्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको फिलअप करना पड़ेगा अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के साथ। चलें, थैंक यू सो मच अब्दुल हनान भाई। थैंक यू सो मच, जी आपने पूरा एप्लीकेशन मतलब फिल करके दिखाई सारा कुछ। बहुत शुक्रिया इसके लिए। अच्छा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हुए हैं, हमारा Q&A सेशन जब होगा तब आपके हम सवालों के एक साथ ही जवाब दे देंगे। काफ़ी ज़्यादा वैसे आई थिंक दोबारा से आ गए हैं सवालात। और प्लीज़ कोशिश करें कि अटेंटिवली सुनें, ताकि जो चीज़ पहले से एक्सप्लेन कर दी गई है उसके बारे में दोबारा क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इस तरह दूसरों का भी टाइम का नुकसान होगा। अभी हमारा अगला स्टेप जो, जैसे कि अब्दुल हनान भाई ने बताया, कि जब आप वहाँ से होम पेज पे बैचलर मास्टर या जिसके लिए भी अप्लाई करें, जब आप वहाँ से प्रोसीड करेंगे तो आप एप्लीकेशन के सेकंड फेज में जाएंगे। मोर इम्पोर्टेंट, ये जो पहला फेज था ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन का। इसके बाद आप प्रोसीड इसको फिल करेंगे पहले आप, उसके बाद आप दूसरे फेज में जाएंगे विच इज सेकंड फेज, और वहाँ पे आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होंगी। पहली ऑप्शन होगी आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट की, दूसरी ऑप्शन होगी आपके पास रिसर्च प्रपोजल की, ओनली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी ऑफ कोर्स, नॉट फॉर बैचलर्स। तीसरी ऑप्शन आपके पास होगी रेफरेंस लेटर्स की, जो आप अपने यूनिवर्सिटी से लेंगे या जो बैचलर्स के बच्चे अप्लाई करें वो अपने कॉलेज से लेंगे। और आई थिंक लास्ट ऑप्शन जो उसमें होती है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह की होती है। तो और सॉरी, प्रेफ़रेंसेस की, यानी आपने एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम आप 12 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं टर्की में, और उसमें जो आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है वो आपकी मोस्ट प्रेफर्ड कंसीडर की जाती है। लेकिन इस चीज़ को हम अगले मतलब प्रेफ़रेंसेस वाला जो केस है इसको हम अपने अगले सेशन में बताएँगे। अभी जो हम बढ़ रहे हैं आगे, तो अभी हमारा लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा मोहम्मद सिद्दीक, जो कि 2022 के तुर्की बुर्सलर स्कॉलर हैं। उस पे 2022 बैच के तुर्की बुर्सलर स्कॉलर हैं और हमारे साथ हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी करते हैं, और अनकरा यिल्दिरिम बेयाज़िद यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आई गेस डिपार्टमेंट के डिस्टिंक्शन होल्डर हैं एज़ फार एज़ आई नो। और ये इंशाल्लाह ताला आपको लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से गाइड करेंगे। जी प्लीज़ हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हानी भाई। सबसे पहले
तो आज हम, जैसे हानि भाई ने बताया, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी करवा दिया है, तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम हुज़ैफा मोहम्मद सिद्दीक है, और हम जो है क्या कहते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि लेटर ऑफ इंटेंट में आपने ना मेनली 4 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। टोटल जो आपकी लिमिट है वो है 3000 कैरेक्टर्स, और उसमें पैराग्राफ्स 4 होते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है क्या कहते हैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपने ईच पैराग्राफ में क्या लिखना है। सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, हम पहला पैराग्राफ लिखेंगे विच इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ योर एसे, जो तकरीबन आप कह लें कि 750 to 800 कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, आपने इतना उसके उसमें लिखना है। उसमें मेन आपकी स्टोरी होगी। ठीक है, अच्छा, उस पर हम डिटेल में आएंगे। दूसरे पैराग्राफ की बात करते हैं, उसमें आप अपना फील्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपने फील्ड से रिलेटेड सोशल एक्टिविटीज़ की हुई हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ की हुई हैं, उसके बारे में आप जो है क्या कहते हैं मेंशन करेंगे। जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो मेनली आपके गोल्स होगा कि फ्यूचर के आपके गोल्स क्या हैं। और जो ये थर्ड पैराग्राफ था। और जो फोर्थ पैराग्राफ है वो आपका जो है क्या कहते हैं कि आपने टर्की को क्यों चूज किया और इस स्कॉलरशिप में आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, टर्की आप क्यों आना चाहते हैं, उसके बारे में होगा। हम ये करते हैं कि हम हर पैराग्राफ को जो है क्या कहते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास पहला पैराग्राफ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने जो है क्या कहते हैं एक स्टोरी लिखनी होती है। ठीक है, और मेरे नज़दीक क्योंकि ये आपके पैराग्राफ का जो है क्या कहते हैं स्टार्टिंग पार्ट है, सो इट हैज़ टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट हैज़ टू बी द मोस्ट पावरफुल, कि जब भी जो वहाँ पर एप्लीकेशन जो जज कर रहे हैं वो इसको पढ़ें तो वो इससे कैप्टिवेट हो जाए, वो इसको पढ़ते रह जाए। इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपने ये लिखना होता है कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या मोमेंट्स थे, ऐसा क्या इवेंट था कि आपने इस फील्ड को चूज किया, आपको ये रियलाइज हुआ कि यू आर मेड फॉर दिस स्पेसिफिक फील्ड। ऐसा क्या हुआ था, मेनली आपने ये बताना है। ठीक है, कि मतलब किस चीज ने आपको इंस्पायर किया था कि आपने जो भी आपकी फील्ड थी उसको चूज किया। ठीक है, मेनली ये पैराग्राफ होना चाहिए, लाइक इट शुड बी जस्ट लाइक अ स्टोरी, जिस तरह हम एक स्टोरी लिखते हैं अपने बारे में उस तरह। सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आपने जो है क्या कहते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड सोशल एक्टिविटीज और एकेडमिक एक्टिविटीज लिखनी है। सोशल का मतलब है कि आप आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम क्या कर रहे हैं, और क्या कहते हैं एकेडमिक का मतलब है कि आप इनसाइड ऑफ द क्लासरूम क्या कर रहे हैं। और इसमें आप मेक श्योर करें कि आप थोड़ी एक्सेप्शनल एक्टिविटीज लिखें, जर्नल नॉर्मल एक्टिविटीज से हम हट के क्या कहते हैं जो आपकी आउटस्टैंडिंग है उनकी बात करेंगे एक्टिविटीज। अच्छा, अगर ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स की मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं जो उनको लगता है काफी अच्छी है, उसमें फिर आपने ये करना होता है क्योंकि आपके पास स्पेस कम है, लिमिट कम है कैरेक्टर्स की, तो आपने जो है क्या कहते हैं 1 या 2 चूज करने होते हैं जो आपको लगता है टॉप के हैं, और उसको जो है कहते हैं आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना होता है। मैंने खुद जब अपना लेटर ऑफ इंटेंट लिख रहा था, मैं थोड़ा सा जल्दी से एंड में गो थ्रू भी उसके ऊपर कर दूंगा। तो मेरी एक काफी स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, हमने एक स्टार्टअप को इनिशिएट किया था और वो टेक से रिलेटेड था। उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं आया था, तो हम बेसिकली क्या कहते हैं टीचिंग करते थे ऑनलाइन। हमने कोर्सेज वगैरह की लिस्ट बनाई हुई थी हर फील्ड से रिलेटेड, तो मैंने उसको क्या कहते हैं उसके बारे में लिखा था, एंड लाइक इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट दैट टाइम। अच्छा, तो सेकंड पैराग्राफ में आपने मेनली अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताने रिलेटेड टू योर फील्ड, और वो भी टॉप अचीवमेंट्स के बारे में। और आपने फिर उसी पैराग्राफ के एंड में क्विकली ये मेंशन कर देना कि आप अभी क्या कर रहे हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, आप अभी जो है कोर्स कर रहे हो, लेट्स से आप अभी कुछ और कर रहे हो, तो अभी करंटली अपनी फील्ड से रिलेटेड क्या कर रहे हैं आपने उसको फिर मेंशन करना है। अच्छा, ये हमारे 2 पैराग्राफ्स हो गए। अच्छा, इसमें जो है क्या कहते हैं जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसके हवाले से मैं एक बहुत जरूरी बात कर दूं कि आपने लिस्ट डाउन नहीं करनी अपनी जो मतलब सोशल या एकेडमिक या वॉलंटियर एक्टिविटी। आपने 1 या 2 को चूज करके अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। ठीक है, काफी डिटेल में, क्योंकि लिस्ट डाउन तो आप ऑलरेडी जो है क्या कहते हैं सोशल एक्टिविटी के सेक्शन में कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आपने उसको क्या कहते हैं यूटिलाइज करके ये शो करना है कि आपने इस फील्ड में ऐसा क्या किया हुआ है जो आपको उससे क्या कहते हैं बाकियों से यूनिक बनाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है क्या कहते हैं हम थर्ड उसकी बात करेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो आपकी गोल्स पर होगा। अच्छा, गोल्स में जो है क्या कहते हैं हम 2 तरह के गोल्स की बात करेंगे। एक जो है शॉर्ट टर्म, यानी कि विद इन द नेक्स्ट 5 और यू कैन से 10 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि आप टर्की में जो 4 या 5 साल गुजारेंगे उसके बाद आपके क्या गोल्स हैं। ठीक है, या ड्यूरिंग दैट टाइम आपके क्या गोल्स हैं। ठीक हो गया, आपने अब ऐसा क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक हो गया, और फिर आपने जो है क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब है कि आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स के, आप अपने आप को मतलब आफ्टर 40 ईयर्स कहाँ देखना चाहते हैं, आप ऐसी क्या चीज अचीव करना चाहते हैं जिसकी वजह से दिस स्कॉलरशिप विल हेल्प यू इन दिस। आप अपनी फील्ड में ऐसा क्या करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपने थोड़ा सा ये मेंशन करना है, इसको आप इस पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट में भी कर सकते हैं, कि आपके जो गोल्स हैं
ठीक है। मतलब उसमें टर्की आपकी कैसे मदद करेगा, ठीक है, कि उन गोल्स को अचीव करने में, या आपके कोई ऐसे गोल्स हों जो स्पेसिफिक टू टर्की हों, जो सिर्फ वहीं पर जाकर क्या कहते हैं अचीव हो सके, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट था क्या कहते हैं पैराग्राफ 3 के बारे में। पैराग्राफ 4 की हम बात करते हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। अच्छा, मैं एक बात मेंशन करता जाऊँ कि क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफाइल काफ़ी आउटस्टैंडिंग थी, तो मेरी अपने लेटर ऑफ इंटेंट में ये जो है कि कहते हैं वाई टर्की का पॉइंट नहीं था। जो फोर्थ पैराग्राफ है, वेयर विल मेंशन कि वाई आर वी चूजिंग टर्की एज अ एजुकेशनल डेस्टिनेशन, तो ये मेरे लेटर ऑफ इंटेंट में ये पॉइंट नहीं था, बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेसिफिकली फॉर सम फील्ड्स। अच्छा, इसमें आपने जो है क्या कहते हैं ये मेंशन करना होता है कि आपकी फील्ड के लिए वाई इज टर्की एन आइडियल डेस्टिनेशन, मतलब टर्की में ऐसा क्या है जो बाकी मुल्कों में नहीं है या मेजॉरिटी मुल्कों में नहीं है, जिसके लिए आप टर्की को चूज करें। आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं फेस्टिवल कह लें या एक कंपटीशन होता है जिसको कहते हैं टेक्नोफेस्ट, इंटरनेशनल कंपटीशन है। उसमें जो है क्या कहते हैं आप डिफरेंट फील्ड से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो इनका एरोस्पेस का डिपार्टमेंट है, जिधर मतलब आप कह रहे हैं कि प्लेन्स और रॉकेट्स पे जहाँ पर काम किया जाता है, वो इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने खुद पर्सनली, मेरा मतलब इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ जो इसमें काम कर रहे हैं, काफ़ी आगे तक वो काम कर रहे हैं, ये अपने डिफेंस को काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि टर्की का जो क्या कहते हैं डिफेंस वाला डिपार्टमेंट है, एरोस्पेस वाला डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इसलिए इधर आना चाहते हैं। उसमें आप थोड़ी सी डेफिनेटली रिसर्च भी कीजिएगा कि आप जो है क्या कहते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को मेंशन कर सकें। अच्छा, और इसमें आपने थोड़ा सा भी मेंशन करना है कि पाकिस्तान के बजाय टर्की क्यों, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने पाकिस्तान में कहीं अप्लाई किया है, और अगर आप टर्की आना चाहते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं, टर्की क्यों। तो इस पर भी आपने थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जानी है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड ऐसे क्या पॉइंट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है बट टर्की में है। अच्छा, और क्या कहते हैं आखिर में आपने थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है ये आपको जर्नली आपके गोल्स को अचीव करने में, आपकी फील्ड को अचीव करने में कैसे हेल्प करेगी। उसमें मेन पॉइंट ये होता है कि आप यही कहते हो कि ये स्कॉलरशिप जो है मुझे अपनी फील्ड में सीखने में मदद करेगी, ठीक हो गया, एंड लाइक आई विल गेट एक्सपोजर एंड स्टफ। और फिर आप ये उसमें कह सकते हो कि सो दैट आई कैन पे बैक टू माई सोसाइटी। अच्छा, अब हमने बात की कि जो 4 पैराग्राफ्स थे उसको हम कैसे करेंगे, उसको मैंने जल्दी से कवर किया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक डॉक्यूमेंट बना के आपसे शेयर कर दूं। आई थिंक खिजर हयात ने एक अच्छा सा मैसेज लिख ऑलरेडी शेयर कर भी दिया था। मैंने जो पॉइंट्स बताए थे उनसे रिलेटेड मैं जो है कि कितने ग्रुप में डॉक्यूमेंट बनाकर शेयर भी कर दूंगा। इसके बाद मैं एक बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ, आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ माई लास्ट थिंग्स दैट आई विल मेंशन। ये है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हुए क्या नहीं करना। मैं तकरीबन पिछले 2-3 साल से लोगों के लेटर ऑफ इंटेंट जो है क्या कहते हैं लेटर्स ऑफ इंटेंट प्रूफ रीड कर रहा हूँ, और मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रूफ रीड कर चुका हूँ। और ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैंने उनको पढ़ के खुद जो है नोट डाउन करके लिखी हैं, जो हर लेटर ऑफ इंटेंट में ऑलमोस्ट मैंने देखी है, ठीक है। और इसकी वजह से होता है कि अक्सर लोगों के लेटर ऑफ इंटेंट रिजेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि उनको मैं बाकायदा जो है कि कहते हैं स्पेसिफाई करके बताता हूँ कि आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं मेंशन करना, और वो फिर मुझे अपडेटेड वर्जन भेजते हैं, उसमें दोबारा वही गलती उन्होंने की होती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप आराम से लिखिए अपना लेटर ऑफ इंटेंट, उस पर 10-12 दिन लगाएं, अच्छा से लेटर ऑफ इंटेंट लिखें, और आपने मेक श्योर करना है कि ये गलतियां आप ना करें। आप उसके बाद बेशक हमें भेज दें, मुझे भेज दें पर्सनली, मैं अच्छा से आपको प्रूफ रीड करके बता दूंगा, ठीक है। आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई विनर है तो उसको भेजें, इट विल बी डेफिनेटली मच मोर बेनिफिशियल। चलो, तो क्या कहते हैं जो जनरल टिप्स हैं वो सबसे पहले तो सबसे जो मतलब गोल्डन टिप है कि आप एआई को बिल्कुल भी यूज नहीं करें, ठीक है। मतलब ना प्रूफ रीडिंग के लिए करना है, ना सेंटेंस रिस्ट्रक्चर के लिए करना है, किसी भी चीज के लिए आपने एआई को यूज नहीं करना। आइडियाज लेने के लिए आप कर सकते हैं, रिसर्च के लिए कर सकते हैं, बट लैंग्वेज आपकी खुद होनी चाहिए, लिखा आपने खुद हो, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल एआई डिटेक्टर्स हैं तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मुझे अभी रिसेंटली कुछ लेटर्स आए थे, मैं जब ट्राई में डाला तो 30%, 50%, 60% एआई था, तो ये मतलब स्ट्रेट अवे रिजेक्शन है। जब उनको पता लग गया कि इसने तो मतलब खुद मेहनत ही नहीं की हुई, तो वो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो बिल्कुल एक रेड जोन है कि आप एआई को यूज करें। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा जो रिपीटेड मिस्टेक की जाती है वो ये है कि बहुत से लोग जो है क्या कहते हैं वो लेटर ऑफ इंटेंट को बहुत ज्यादा जर्नल लिखते हैं, बहुत ज्यादा जर्नल लिखते हैं कि अच्छा मैं टर्की आना चाहता हूँ, तो उससे लेट्स से मैं अपनी फील्ड में जो है अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मेरी ये चीज़ डेवलप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ये होगा वो होगा। बहुत ज्यादा जनरल सी बातें होती है, बहुत मोटे मोटे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, दे डू नॉट वर्क। लास्ट ईयर काफी ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट थे जिसमें इस तरह की बातें की गई थी, लाइक
एप्लीकेंट्स गॉट रिजेक्टेड, तो आपने इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। जर्नल बातें नहीं करनी, स्पेसिफिक बात करनी, अपने बारे में बात करिए। जर्नल कोई चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, फुल स्पेसिफिक आपने रहना है, टू योर सेल्फ, टू योर फील्ड। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने कोई भी इसको लेटर की तरह नहीं लिखना, जिस तरह हम कहते हैं कि डियर कमेटी या डियर जजेस, इस तरह का कुछ नहीं लिखना। एंड में भी कोई इस तरह नहीं लिखना कि योर सिंसियरली या थैंक यू सो मच, और उस तरह का कुछ नहीं लिखना। या ये भी नहीं लिखना कि डियर कमेटी आई एम राइटिंग दिस बिकॉज आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एक्सेट्रा, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप स्टार्ट करें, जो भी आपका लेटर उसका डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और वन मोर थिंग, कोई भी आपने इसमें पर्सनल डिटेल अपनी मेंशन नहीं करनी, कोई अपना ईमेल, कोई फोन नंबर, कोई नाम, कुछ भी आपने मेंशन नहीं करना, ऑलरेडी आप जो उसको क्या कहते हैं एप्लीकेशन के अदर सेक्शन में मेंशन कर चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और एक दो और बात है। एक बात ये कि आपने, जैसा मैंने इसको पहले भी मेंशन किया, आपने चीज़ों को लिस्ट डाउन नहीं करना। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं तो आपने लिस्ट डाउन नहीं करना कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इस तरह नहीं करना। आपने जो कहते हैं स्पेसिफिक एक दो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उठाने, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया, उनमें जो आपने डाइव डीप करना है। अच्छा, लास्ट थिंग इसके बारे में ये जो मैंने काफ़ी देखी है वो ये कि some people in their last paragraph they're just requesting for the scholarship, कि वो इस तरह लिखते हैं कि यार बिकॉज ऑफ माय फाइनेंशियल कंडीशन मुझे जो है ये स्कॉलरशिप दे दें, और इस तरह। तो ये जो है एक फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो वो इस चीज, ये अपने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखने से आपके लेटर ऑफ इंटेंट पे, आपकी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे रिजेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट्स लाइक आइडियल कि आप इसको बिल्कुल भी ना लिखें। आप ये लिखें कि मतलब आप ये शो करें कि आपकी फील्ड में वाई आर यू सो यूनिक, या आप जो है क्या कहते हैं इतने अच्छे हैं कि आपको एक्सेप्ट किया जाए। तो आपने डेफिनेटली यू शुड नॉट रिक्वेस्ट फॉर द स्कॉलरशिप। आखिर में ये मेंशन करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप लोग लेटर्स में अपना टाइम लें, जिस तरह हानि भाई ने कहा कि ही विल लाइक ही एडवाइज्ड कि आप लोग रश ना करें, आप लोग आराम से टाइम लें अपना, क्योंकि 40 डेज होते हैं पूरे एप्लीकेशन पीरियड को। आप आराम से जो है क्या कहते हैं लिखें लेटर ऑफ इंटेंट। मैंने खुद काफ़ी टाइम लगाया था, पर्सनली बैठ कर लेटर ऑफ इंटेंट लिखा था, प्रूफ रीड किया था। आप लिखें, 10 दिन लें, रिसर्च करें, फिर हमें भेजें, मुझे भेज दें पर्सनली, या अपने किसी फील्ड रिलेटेड बंदे को भेज दें, and they will definitely proofread it for you if they have time। और फिर उसकी बेस पे जो है क्या कहते हैं आपका एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। एंड मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि जितने मैंने पॉइंट्स मेंशन किए उनको रिटन फॉर्म में शेयर भी कर दूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हुज़ैफा। आपने बहुत लाइक डिटेल में ये चीज़ सारी एक्सप्लेन की है, और वो सारे ही वो पॉइंट्स हैं जो कि मतलब हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है कवर नहीं की जाती हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बेहतरीन तरीके से कवर किया है। आपका जो लास्ट पॉइंट था कि कौन सी चीज़ जिसमें नहीं ऐड करनी, उसमें उसी थर्ड पॉइंट में ही एक मैं एडिशन करना चाहता हूँ विद योर परमिशन, कि बहुत से हम जब देखते हैं, रिव्यू करते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, तो मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी मेंशन करते हैं कि बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन या बिकॉज ऑफ द कि जी सोशल सिचुएशन इन पाकिस्तान, मैं जी वहीं पर मतलब ग्रेजुएशन के बाद वहीं पर तुर्की में स्टे करूंगा या करूंगी, और जो है वहां पे अपना इस तरह से जो है करियर सेट करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि ऐसा बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि तुर्की बुर्सलर स्कॉलरशिप, ऑब्वियसली कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिस तरह कुछ यूरोप की स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपसे, जो कि ये चाहती हैं कि आप वहां पे जाके कंट्रीब्यूट करें उनकी सोसाइटी में, उनकी वहाँ जाके मतलब उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। बट तुर्की बुर्सलर ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है। तुर्की बुर्सलर में आपने ये चीज़ मेंशन नहीं करनी लेटर ऑफ इंटेंट में कि आपने यहाँ या कहीं पे भी कि आपने यहाँ पर स्टे करना है। आपने सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप लेना, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेंशन करें कि आप वापस पाकिस्तान जाके किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच हुज़ैफा। और इंशाल्लाह ताला बाकी जो लेटर, जो डिफरेंट किस्म की फील्ड्स से रिलेटेड लेटर ऑफ इंटेंट हैं, सैंपल हम कोशिश करेंगे कि सैंपल्स हम शेयर कर दें किसी न किसी तरह, अगर मतलब उसके ऊपर हमें हमारे पास अवेलेबल हुए। नहीं तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, हाँ एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सेकंड फेज ऑफ एप्लीकेशन में, तो आपने जैसे कि हुज़ैफा ने भी कहा, रश नहीं करना है इसके बारे में। और ख़ास तौर पे वी आर थिंकिंग कि हम अगले सेशन में जो है ये चीज़ कवर करें कि हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है एक्सपीरियंसेस हम शेयर करें अपने, और उससे फिर हम बता दें कि आप कौन-कौन सी चीज़ें जो है ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए यहाँ पर क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या-क्या हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का लॉ के हवाले से क्वेश्चन आ रहा था, तो वो
वो चीज़ें भी हम जो है कवर कर देंगे। मेडिसिन के हवाले से आए हैं क्वेश्चन इस तरह के, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। तो अभी आप लोग रश ना करें, क्या कहते हैं, सिर्फ अपना पहला पार्ट जो एप्लीकेशन का उसको फिल करें, और उसके बाद फिर लेटर ऑफ इंटेंट को अपना डिज़ाइन करें और वेट करें। अब हमारा जो अगला पार्ट है आज की इस मीटिंग का, व्हिच इज़ अगेन लेटर ऑफ इंटेंट के बाद, जो कि मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्च प्रपोज़ल का। और रिसर्च प्रपोज़ल को ये बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अब्दुल बारी भाई मौजूद हैं। अब्दुल बारी भाई का मैं तारुफ भी करवाता चलूँ साथ-साथ। अब्दुल बारी भाई 2021 के तुर्की बुर्सलर बैच में तुर्की बुर्सलर स्कॉलर सिलेक्ट हुए थे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मास्टर्स इन साइकोलॉजी में। और ये 2022 से YTB पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी के एज़ प्रेज़िडेंट ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, व्हिच इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गनाइज़ेशन अंडर YTB इस्तांबुल। तो इसके बारे में सारा रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से आपको वो गाइड करेंगे। जी अब्दुल बारी भाई। जी थैंक यू अनी भाई। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनी भाई और दूसरे तमाम सीनियर्स का। और सबसे पहले तो ये कि तमाम सीनियर्स को का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने वक्त में से वक्त निकाला। और हमारे जो जूनियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हों। तो बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कवर हो गई एप्लीकेशन स्टेज के हवाले से। जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, स्पेशली जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, वो सारी आप पोर्टल पे अपलोड करेंगे जिस तरह से आपको सीनियर्स ने हमें गाइड किया है। और एकेडमिक आपके क्या गोल्स हैं वो आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। तो उसमें बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। जिस तरह अगर कुछ बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना इंटर्नशिप या रिसर्च का प्रोजेक्ट किया होता है अपने बैचलर्स में, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि किस तरह से एक रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से हमने काम करना है। तो कुछ बेसिक हेडिंग्स हैं, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, इसको ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे और यहाँ पे भी मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है उसका एक टाइटल होता है, लेकिन टाइटल को आप स्टार्ट में ना लिखें। आप अपना प्रपोजल जो अच्छी तरह से राइट डाउन करने के बाद फिर उस टाइटल को ऊपर रखें, क्योंकि जो टाइटल है वो आपका सबसे पहली हिंट देता है किसी भी चेक करने वाले को कि ये रिसर्च प्रपोजल जो है वो किस चीज़ के बारे में। तो उसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, जिस चीज़ के ऊपर भी आप रिसर्च करना चाह रहे हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड है। सोशल साइंसेज है तो उसमें आप किसी सोशल प्रॉब्लम के हवाले से करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस है तो आप उससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल है चीज़, कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में है, कोई भी चीज़ है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप इंट्रो लिखेंगे। सेकंड पे ये कि जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं उसमें ऑलरेडी लिटरेचर के अंदर क्या काम हुआ है, तो उसमें कुछ बेसिक सा लिटरेचर रिव्यू आपके पास होना चाहिए। और रेफरेंसेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि लिटरेचर रिव्यू लिखा हो कि उस फील्ड में या उस रिसर्च एरिया में पहले क्या काम हुआ है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट भी होती है कि मसलन अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में कोई रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने जा रहे हैं तो उस फील्ड के जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं उनके वर्क को अगर आप लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करेंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। उसके बाद आपका ये है कि रिसर्च क्वेश्चंस, कि आप किस चीज़ को रिसर्च करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आपके जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, गोल्स हैं, आप उनको लिखें। और उसके बाद फिर आपकी मेथोडोलॉजी होगी कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव होगी, और उसमें आप कौन सा रिसर्च मेथड अप्लाई करेंगे। और इसके बाद फिर आपका जो है उसकी सिग्निफिकेंस या आपकी रिसर्च करने के बाद उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी। ये इसको हम मज़ीद अच्छे तरीके से जो अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि अभी आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करना है। ये उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको हम दोबारा ग्रुप में भी शेयर कर देते हैं रिसर्च के हवाले से। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसमें क्या करना है, किस तरह से करना है। तो देखिए आपके पास गूगल अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है, सब कुछ है, आप वहाँ से एटलीस्ट आइडिया ले सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल बनता किस तरह है। जिस तरह आपको दूसरे सीनियर्स ने बताया कि आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना किसी एआई से या इस तरह से, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि मेरी ये फील्ड है तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिसर्च आइडियाज़ हो सकते हैं, फिर आप वहाँ से अपना इंटरेस्ट को देख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं और शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपके इंटरव्यू के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आपकी इस रिसर्च प्रपोजल के ऊपर होगा।
तो बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मसलन अभी एप्लीकेशन की स्टेज है तो अभी ये रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर देंगे और इंटरव्यू तकरीबन होते हैं 3 to 4 मंथ्स के बाद। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भूल चुके होते हैं कि हमने रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक पे दिया है। तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप रिसर्च प्रपोजल को अच्छी तरह से रीड आउट करके जाएंगे। तो इसलिए ये एज ए डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेशक टाइम लें, और जिस तरह आपको बाकी सीनियर्स गाइड कर रहे हैं कि इसमें कोई जल्दी ना करें कि हमने पहले हफ्ते में या पहले दिनों के अंदर ही एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इसके ऊपर टाइम लें, ग्रुप के अंदर आपको गाइड किया जा रहा है मुसलसल, और गूगल और बाकी जो आपके पास टूल्स हैं उनसे हेल्प लें, सीनियर से हेल्प लें, और इसके ऊपर टाइम लगा के एटलीस्ट जो रिसर्च प्रपोजल है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा के इसको अच्छी तरह से फिल आउट करें। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसको आप अपने पास एक वर्ड फॉर्मेट में अपने पास रख लें। जब आप पोर्टल पे अप्लाई करने लगेंगे रिसर्च प्रपोजल को लिखने के लिए, तो वहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास होंगे जो मैंने आपको मेन मेन हेडिंग्स बताई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और आपने बस अपने वर्ड वाले उससे जो आप उस क्वेश्चन का पार्ट होगा उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है पोर्टल के अंदर। वो डायरेक्ट आपसे फाइल नहीं लेगा पोर्टल जो है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी चीज़ें ये कि हम इसके वाले से ग्रुप के अंदर साथ साथ शेयर करते जाएंगे। जी अनिल भाई। थैंक यू सो मच भारी भाई, बहुत शुक्रिया रिसर्च प्रपोजल वगैरह के आप वाले से आपने बताया। इसके अलावा यहाँ पर एक हमारे चूंकि बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम आर्ट्स से रिलेटेड फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन सी फील्ड्स ऑफर होती हैं बुस्लारो में। वेल हम पहले ये कह चुके हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप लोग खुद चेक करें उसके ऊपर। बट येस बच्चों का ये बड़ा कंसर्न था कि क्या आर्ट्स रिलेटेड फील्ड्स में सिलेक्शन होती है कि नहीं होती। तो बिल्कुल होती है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेलोज़ हैं पाकिस्तान से जिनके पेंटिंग में भी सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा लाइक आई गेस उसमें फ़ोटोग्राफ़ी में भी सिलेक्ट हुए हैं, फ़िस डिज़ाइनिंग में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो वो भी हमारे पास सिलेक्शन है, और आई गेस हमारे साथ एक सीनियर मौजूद हैं सानिया, जो कि बैचलर्स इन पेंटिंग के लिए सिलेक्ट हुई हैं 2024 बैच में तुर्की बुर्सलरे के। तो वो आपको इस हवाले से थोड़ा-सा गाइड करेंगी। जी सानिया। I guess because of limit she couldn't join. चलें हम इसका आपको बाद में इसके हवाले से करवा देंगे। बाकी एक छोटी-सी सेशन अब्दुल्ला भाई अब्दुल्ला सईद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस्तांबुल में इलाहियात में पीएचडी कर रहे हैं। तो वो आपको थोड़ा-सा तुर्की के हवाले से समझाएँगे अभी। अब्दुल्ला भाई आर यू विद अस? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं जी। मौजूद हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी से? जी, जी आ रही है बिल्कुल। अच्छा ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हनी भाई आपका, और बाकी जो सीनियर है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन का इनकाम किया। उसके बाद जो नया आने वाले स्टूडेंट हैं आपके लिए भी बेस्ट विशेस कि आप इस स्कॉलरशिप को हासिल करें, और यकीनन ये आपके लिए जो है बहुत ही कामयाबी भी होगी, और एक आप कह सकते हैं कि आलमी सफ़र भी होगा ये आपका। तो तारुफ मेरा हानी भाई ने करवा दी है। अब्दुल्ला सईद मेरा नाम है, कश्मीर से मेरा ताल्लुक। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ मैं इलाहियात के अंदर, यानी इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक साइंसेज के अंदर। तो हानी भाई की बात को आगे लेके चलते हुए कि आर्ट्स के अंदर भी और यानी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इस्लामिक साइंसेज की स्कॉलरशिप भी तुर्की में मौजूद होती है, बल्कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। तो वो स्टूडेंट जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं वो भी यकीनन इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं मैं करूँगा, कुछ बातें हैं कि क्यों तुर्की को क्यों चूज करना चाहिए, तुर्की के लिए क्या खास है कि हम तुर्की में आए। क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ख्याल है 166 या 170 के करीब स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे, और उनमें से 110 के करीब स्टूडेंट यहाँ पे हैं, बाकी स्टूडेंट उस स्कॉलरशिप पे आए नहीं। लेकिन बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप थी। इस तरह से हमारा जो पाकिस्तान का कोटा है वो भी थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो ये भी जो है ना बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिले तो आप क्यों उस दूसरे मुल्क के अंदर तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो जो तुर्की की डिग्री है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। एक तो जो तुर्की जो है वो यूरोपीय हायर एजुकेशन एरिया का भी हिस्सा है। तो इसका जो डिप्लोमा होता है या इसकी जो डिग्री होती है वो पूरी दुनिया के अंदर ही यानी मानी भी जाती है, और तालीम के लिए भी और मुलाजमत के लिए भी, यानी एक बेहतरीन बुनियाद फराहम करती है। तो इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। दूसरी बात कि यहाँ पे रिसर्च के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं तुर्की के अंदर।
खासकर रिसर्च के अंदर जो तुर्की है उसकी लेबॉर्ट्रीज वगैरह भी, जो उसके साइंसी जरायद वगैरह हैं, मैगजीन वगैरह हैं, वो इस पर बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं वो। और जो स्टूडेंट रिसर्च करने वाला है उसको बड़ा प्रमोट भी करते हैं। उसको जहाँ तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उन तक उसे जाना हो तो तुर्की बुर्सलरी खासकर अपने स्टूडेंट को वहाँ पे पहुँचाता है और लेके जाता है। तो ये स्कॉलरशिप का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, अगर हम एकेडमिक से थोड़ा सा हटें तो नेटवर्किंग जो है ना, ये आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो तुर्की के अंदर नेटवर्किंग का बहुत बड़ा चांस है स्टूडेंट के लिए। आपके पास पूरी दुनिया से तकरीबन बैन अल-अक़वामी तलबा यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो या तबे में आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उमूमी तौर पर वो अपनी क्लासेस के अच्छे लाइफ तीन स्टूडेंट्स होते हैं। मुस्तकबिल में उनने अपने अपने मुल्क के अंदर जो है कोई सफारतकार होगा, कोई लीडर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा। तो इस दौरान आप 4 से 6 साल यहाँ पर रहते हैं तो आपके मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ अच्छे लोगों के साथ आपकी नेटवर्किंग बन जाती है। तो ये भी नेटवर्किंग एक बड़ा फ़ायदा देती है, जॉब के अंदर फ़ायदा देती है, एकेडमिक्स में फ़ायदा देती है, आपका एक्सपोजर बढ़ाती है। और आप अगर एक क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ पे 20 ममालिक के तलबा आपके साथ बैठे हैं तो आपका ये माइंडसेट जो है ना, ग्लोबल माइंडसेट बना देती है ये। तो ये खासकर आपको तुर्की में फ़ायदा। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप जॉब के लिए भागें, बल्कि आप क्लास के अंदर बैठ के सोशलाइजेशन कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तुर्की के अंदर बहुत ही अहम बात है। इसके अलावा एक और खास चीज़ ये कि यहाँ पर बहुत सारी जो बैन अवी ऑर्गेनाइजेशन हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ मुलाजमत के मौके भी मिलते हैं, इंटर्नशिप के मौके भी आपको तुर्की में मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे सेमिनार्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो ऑनर होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। आपकी उनके साथ मुलाकात भी होती है। एज अ फॉरेनर स्टूडेंट्स आपको एक जो है ना प्रोटोकॉल भी मिलता है, तो आप उनके साथ मिलते हैं, वो भी आपकी नेटवर्किंग का हिस्सा है। और आपके फ्यूचर के लिए एक बड़ा बेहतरीन माहौल यहाँ पर मौजूद होता है। इसके अलावा ज़बान और सकाफत के हवाले से एक तो आप तुर्की की ज़बान सीख लेते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आर्ट्स आपको फ्री में सिखाए जाते हैं। जो इंटरनेशनली इवेंट्स जब मुनक़िद होते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर शामिल होते हैं, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सा कुछ सीखते भी हैं। और ये उनके लिए यानी उनकी ज़ाती तरक्की के लिए बहुत अहमियत की चीज़ है। इसके अलावा अगर बात की जाए, बस आखिरी 1-2 पॉइंट है कि यहाँ पर पूरे तुर्की को ट्रैवल करने के लिए, पूरी तुर्की को घूमने के लिए आपको तुर्किश बुर्सलरी स्कॉलरशिप बड़ा इजीली आपको ये सपोर्ट, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए सारी चीज़ें आपको जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। किसी किस्म की आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाता। और सबसे अहम बात कि एजुकेशन के हवाले से जो एरास्मस के प्रोग्राम है, यूरोप जाने के लिए जो बहुत बड़ा चांस है, वो आपको तुर्किश बुर्सलरी का स्टूडेंट होते हुए आप बड़े इजीली उसको गेन कर ले। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पर रहते हुए आप किसी भी दूसरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ आपका एक्सचेंज प्रोग्राम एक्सटेंड हो जाता है 6 माह के लिए या 1 साल के लिए। तो सबसे बड़ा फायदा तुर्की का है कि ये भी है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए जो वहाँ से यहाँ पर आ गया है, यहाँ से इजीली वो यूरोप की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में 1 साल या 6 माह के सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पे चला जाए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको तुर्किश बुर्सलरी स्कॉलरशिप और तुर्की आपको प्रोवाइड करती है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कास्ट कोई आपका एक्सपेंस नहीं, आप तुर्की में आते हैं और खुद को इस कदर डेवलप करते हैं। तो इसमें और भी बहुत सी बातें, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर जब मौका मिलेगा तो फिर इसको करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मेरी तरफ से आप सबके लिए जो है ना एक तमन्नाएं आपको कुछ बहुत शुक्रिया अनिल भाई। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया तमाम सीनियर्स का, हुज़ैफ़ा, अब्दुल बारी भाई और आपका अब्दुल्ला भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल्स वगैरह शेयर की सबके साथ। अभी हम एक छोटा-सा Q&A सेशन भी कर रहे हैं 10 से 15 मिनट का, ताकि बहुत ज़्यादा ये एक्सटेंड ना हो जाए सेशन। और बाकी चीज़ें जो इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम रिलेटेड डिस्कशन के कौन से प्रोग्राम्स का क्या-क्या स्कोप वगैरह, ऑल्दो आप खुद भी थोड़ा-सा रिसर्च करें। ये आप बेशक चैटजीपीटी से, एआई से पूछ लें कि कौन से प्रोग्राम के तुर्की में ज़्यादा स्कोप है और किस तरह से है। बाकी जो चीज़ें नहीं कवर होंगी वहाँ पे, वो हम इंशाल्लाह अपने अगले सेशन में कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा बिफोर गोइंग इनटू द Q&A सेशन कि फर्स्ट ऑफ ऑल टर्किश लैंग्वेज के हवाले से बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं कि क्या
मतलब ये समझा जा रहा है कि शायद आपको टर्किश लैंग्वेज पहले से आना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। आपको टर्किश लैंग्वेज का पहला प्रिपरेटरी ईयर वो करवाते हैं और उससे वो आप अभी एप्लीकेशन स्टेज पर आपसे टर्किश लैंग्वेज नहीं माँगी जा रही। आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर 1 साल आप टर्किश लैंग्वेज सीखेंगे। इवन अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है, तब भी आप टर्किश लैंग्वेज सीखेंगे। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से स्टूडेंट्स हर साल की तरह ये इस बात में कन्फ्यूज़ हैं कि ये जो हम जो काम कर रहे हैं, क्या इसके कोई कंसल्टेंसी चार्जेस वगैरह हैं? आर वी सम काइंड ऑफ कंसल्टेंट्स? और इस तरह कुछ हमें इस तरह की भी रिक्वेस्ट रिसीव हुई है कि हमें जो है आप एप्लीकेशन फिल करके दे दें या ये काम कर दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस कि वी आर नॉट कंसल्टेंट्स। हम जो है नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं और आपके लिए सिर्फ़ एज़ सीनियर्स हम गाइडलाइंस और असिस्टेंस प्रोवाइड करें ताकि वो चीज़ें जो कि आम तौर पे या इवन जो हमसे भी गलतियाँ हुई थी, वो आप लोग रिपीट ना करें अपने एप्लीकेशन टाइम के ऊपर। इवन उसके बाद भी हम पोस्ट अराइवल भी आपको हर तरह अगर आपकी सिलेक्शन होती है इंशाल्लाह ताला, तो पोस्ट अराइवल भी आपको हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है क्योंकि वी आर नॉट कंसल्टेंट्स एज़ आई सेड वी आर स्टूडेंट्स हियर जस्ट लाइक यू। और साथ में हम ये कि ये वॉलंटरी वर्क है। हम इसके मुकाबले पे आपसे सिर्फ़ एक चीज़ डिमांड करेंगे हम सारे सीनियर्स, जो कि हर दफ़ा हम करते हैं, वो यही है कि रेसिप्रोकल, कि आज जो हम काम कर रहे हैं या आप जब इंशाल्लाह ताला आप सिलेक्ट होके आएँ, तो फिर आप आगे आने वालों के लिए ये चीज़ ज़रूर करें। अ, थिर्डली जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ विद द परमिशन ऑफ ऑल सीनियर्स, कि हमें पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी कुछ रिक्वेस्ट वगैरह इस तरह की रिसीव हुई है कि क्या इज़ इट पॉसिबल कि क्या हम कनेक्टेड हैं तुर्की बुर्सलर के साथ, तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम किसी किस्म की सिफ़ारिश या इस तरह के कोई हम जो है काम करके किसी को फ़ेवर दिलवा दें। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अपने आप को ज़हन को थोड़ा-सा वास्ट करें, अपने ज़हन को थोड़ा-सा ओपन माइंडेड रखें कि तुर्की में या इस तरह क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, कोई सिफ़ारिश या कोई किसी किस्म की इस तरह की लेटर या चिट्ठी वगैरह किसी किसी काम की नहीं है। सो आप इट वोंट बेनिफिट यू इन एनी वे। जो आपके ऊपर है ये कंप्लीटली एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप पे हमने पाकिस्तान के मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास हर तबके से बच्चों को सिलेक्ट होते देखा है। इवन कुछ की ये क्वेरीज़ होती हैं कि क्या पाक-तुर्क-मारिफ वगैरह के ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है बैचलर्स के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना मैं पाक-तुर्क-मारिफ का हूँ और जितने यहाँ पे हमारे पास बैचलर्स के सीनियर बैठे हैं, उनमें से कोई भी पाक-तुर्क-मारिफ का नहीं है। पाक-तुर्क-मारिफ को जो फ़ेवर्स हासिल हैं तुर्की में, वो तुर्की बुर्सलर प्रोग्राम से हट के हैं। मतलब उनके अपने अलहदा प्रोग्राम्स हैं। तुर्की बुर्सलर के अंदर किसी को कोई ख़ास फ़ेवर या किसी को कोई ख़ास चीज़ हासिल नहीं है, क्योंकि ये एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोग्राम है। टर्किश गवर्नमेंट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, कि टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज़्म के अंडर काम करता है। जो हमारी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स वगैरह हैं वो सारी टर्की की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो करती है। चूँकि टर्की की ब्यूरोक्रेसी ये काम करती है ऑब्वियसली जिसे कहते हैं कि एक तरह से जो ऑर्गनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर्स में उनके आगे जाने की चीज़ें होती हैं, वो हमारी परफ़ॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आज वो हम में से किसी को या वैसे किसी को जिस तरह की बातें होती हैं कि क्या सिफ़ारिश पर ये चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर वो कर दें तो उनके लिए उस चीज़ का कह लें कि एक तरह से नुकसान होता है, तो दे डोंट डू दिस। और बहुत ज़्यादा चूँकि अक्सर चीज़ें तो ऑटोमैटिक हैं मतलब डिजिटलाइज़ है यहाँ पे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को अपने ज़हनों वगैरह से निकाल दें, अगर किसी के है अपने ज़हनों को ओपन करें और बिल्कुल अपनी पूरी एफ़र्ट के साथ अप्लाई करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी। अब हम चलते हैं क्यू एंड ए सेशन की तरफ। आई थिंक यहाँ पे जिन्होंने रेज़ हैंड किए हैं, हम इनका पहले कर लेते हैं। चलें जो मुझे एक स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ए टू ज़ी करके, मैं उनको पहले करूँगा। अलीना हैं कोई? प्लीज़ गो अहेड। आई थिंक वो नहीं अवेलेबल। ऐमन ने भी किया हुआ है। प्लीज़ कुड यू प्लीज़ गो अहेड? अस्सलाम वालेकुम, अलीहा या अलीना? जी, चलें आप पूछ लें, अलीहा। बेसिकली मैंने अभी हमारा ब्रिटिश कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं ONA लेवल्स का, तो मैंने वो किया हुआ है और अभी मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स होने हैं मई में और इसका रिज़ल्ट आना अगस्त में। तो उससे पहले मतलब स्कूल के ही, कॉलेज के ही मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और इंटरनल जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, मेरे O लेवल के ग्रेड्स हैं मेरे पास। एक तो मेरा सवाल ये है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अप्लाई करती हूँ, तो अगस्त में मेरा रिज़ल्ट तब आएगा, तो तब मैं उनको अपना रिज़ल्ट भेजूँगी?
Anyway, can I answer this question? प्लीज अच्छा, अलीहा, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज एन ओ लेवल स्टूडेंट, तो मैंने भी अप्लाई किया था, मैंने रूट्स के थ्रू अप्लाई किया, तो वो आप अपनी क्या कहते हैं कॉलेज या स्कूल से जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको जो है क्या कहते हैं 12th ग्रेड यानी कि A2 लेवल जो होता है उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बना दें, उसमें आपके एक्सपेक्टेड ग्रेड्स लिखे, स्कूल क्या एक्सपेक्ट करता है बेस्ड ऑन द लाइक टर्म एग्जामिनेशन कि आपका क्या रिजल्ट होगा, आप वो सबमिट कर सकती हैं, ठीक है, और उसकी बेस पे आप क्या कहते हैं अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि मैंने भी उसी बेस पे अप्लाई किया था। फिर जब अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसको भी फिर आप अपलोड कर सकती हैं। जी मेरे पास है एक्सपेक्टेड ग्रेड्स और बाकी ट्रांसक्रिप्ट, थैंक यू। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि मैं बैचलर्स, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने पहले यूएस की तरफ सोचा था, तो वहाँ आपको शायद पता हो डबल मेजर की ऑप्शंस होती हैं, डुअल डिग्री की, कि आप दो मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने बेशक साइकोलॉजी के साथ बिजनेस रखना है या कोई और। तो मैंने वहाँ के लिए तो यही सोचा हुआ था और सिलेक्ट किया हुआ था कि साइकोलॉजी और इसके साथ बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट। लेकिन अब मेरे पास बैचलर्स में भी मेरे पास अपने इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स हैं, साइकोलॉजी रिलेटेड भी और बिजनेस से रिलेटेड भी। और बिजनेस रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंटर्नशिप्स भी हैं, थोड़ा बहुत जॉब एक्सपीरियंस भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी, लीडरशिप पोजीशंस भी। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं साइकोलॉजी की तरफ चलूँ या फिर मैं बिजनेस की साइड पे चलूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरे पास दोनों का है और मेरी प्रेफरेंस भी दोनों की है कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं कोई भी कर सकती हूँ। तो मैं इस बारे में कंफ्यूज थी। जी, इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि चूँकि अप्लाई आपने करना है, तो ये आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस है। इसके हवाले से एज़ सीनियर्स हम कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप तुर्की बुर्सलर में अप्लाई करें, 12 प्रेफ़रेंसेस जो आपकी होंगी, वो यूनिवर्सिटी प्रेफ़रेंस होंगी। बहुत से स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स भी उसमें कर देते हैं। प्रोग्राम आपने एक ही सिलेक्ट करना है या अगर मैक्सिमम 2 भी करें, तो वो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है और बिज़नेस एनालिटिक्स है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी और बिज़नेस को एक साथ ना रखें, क्योंकि ये आपकी एप्लीकेशन में बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सिलेक्शन कमेटी को ये इंप्रेशन जाता है कि जो स्टूडेंट है ये अपने फ्यूचर के हवाले से क्लियर नहीं है। तो ऐसी भी एग्ज़ाम्पल्स हमारी आई हैं कि इस बेस पे रिजेक्शंस हुई हैं। तो इस चीज़ का सिर्फ आप ख़्याल रखिएगा। जी, अलीना बतूल ने किया रेज़ हैंड, प्लीज़ गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने बीएस फिजिक्स की हुई है, मेरा सीजीपीए 3.53 है, लेकिन मैंने देखा है रिक्वायरमेंट्स जो आपने बताई हुई थी, मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने कोई थीसिस नहीं किया और फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास, कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं है मेरे पास, तो मेरी प्रोफाइल काफ़ी वीक है। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बारी भाई, वुड यू लाइक टू आंसर? सॉरी, क्वेश्चन को रिपीट कर दे, मैं सुन नहीं सका। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने बीएस फिजिक्स किया हुआ है, 3.53 सीजीपीए है मेरा, यूएमटी सियालकोट से। मेरे पास सिवाय सीजीपीए के कुछ भी नहीं है ऑनेस्टली। ना कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ना मेरे रिसर्च प्रपोजल है कोई। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हमें यूनिवर्सिटी ने कोई नहीं करवाया हुआ, और क्योंकि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं थी, और कोई मेरे पास सेमिनार अटेंडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरी प्रोफाइल काफ़ी वीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए? देखें, इसमें एक है आपके पास प्रोफाइल के अंदर ना काफ़ी सारे सेक्शन हैं, और आपकी अगर 4 साल की या 3 साल के जितने भी आपका टाइम रहा है तो उसमें आपने कुछ ना कुछ किया हुआ होता है। लेकिन ये कि जब आप अप्लाई करने बैठते हैं इस तरह होता है, आपके जहन में चीज़ें नहीं आ रही होती। कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं कि उसकी सर्टिफिकेशन आप बाद में भी ले सकते हैं। हो सकता है आपने कोई इवेंट्स अटेंड की हों, चीज़ें अटेंड की हों, और सर्टिफिकेट्स ना भी हों तब भी आप भी उनको मेंशन कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस में। और ऑनलाइन जिस तरह कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, इस तरह की चीज़ अवेलेबल है, आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, उनको आप हासिल कर सकते हैं, उनको आप पुट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसमें एज ए सीनियर मेरी सजेशन ये होगी कि आपके जो फील्ड के सीनियर्स हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई सीनियर्स होंगे या वहाँ पे, उनसे आप रब्ता करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आपकी फील्ड के हवाले से आप रिसर्च की किन किन एरियाज में जा सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं बेसिक वो तो हम बता सकते हैं आपको प्रपोजल के हवाले से, लेकिन उसकी जो टेक्निकलिटी है वो आपको आपका कुछ सीनियर ही गाइड कर सकता है। बाकी आपके पास जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला टैब है आपके पास पोर्टल में, उसको ट्राई करें कि फिल आउट करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आपके पास हॉबीज़ का है, आपके पास कोई
इस तरह का टैलेंट है, डिफरेंट है, मसलन फोटोग्राफर है कोई या कोई इस तरह की दूसरी चीज़ है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अपनी पर्सनल रूटीन को मेंशन कर सकते हैं अच्छी, जो आपको अच्छा प्रोफाइल को अच्छा दिखा सकती है, या आपके फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ इस तरह से हो सकती है। एक्टिविटीज़ में आप ऑनलाइन को एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंशन कर दें। कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की होती हैं जिनके साथ आप काम कर चुके होते हैं लेकिन उनकी सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं होती, तो इस तरह के मौक़ों के ऊपर आप उनसे रब्ता करके उनको कह सकते हैं कि आप में एक सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस बेस्ड कोई सर्टिफिकेट इस तरह की कोई चीज़ दे दें जिससे आप मेंशन कर सकते हैं इसको। तो मेरे ख्याल में आपके पास टाइम है और इस तरह की चीज़ें जो हैं आप इकट्ठी कर सकते हैं। ऑनलाइन को कुछ कोर्सेज देख लें, वहाँ से उनको पुट आउट कर सकते हैं। और अपने रिसर्च प्रपोजल के हवाले से यही है कि आपके कोई टीचर्स जो रहे होंगे बैचलर्स में उनसे, या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस ले लेंगे तो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। जी थैंक यू सर। अच्छा, आपके फिजिक्स के हवाले से बहुत से हमारे मतलब स्टूडेंट सिलेक्ट हुए भी हैं। आई विल ट्राई टू रीच देम। अगर उनमें से किसी से राब्ता हो सका तो मैं बिल्कुल आपका राब्ता करवा दूंगा अबाउट दिस। अच्छा, हारिस ने हैंड रेज किया है, प्लीज हारिस गो अहेड। हारिस, आर यू देयर विद अस और शुड वी मूव ऑन? आई थिंक हारिस रिप्लाई। तो इस वक्त अरीज ने रेज हैंड किया है, प्लीज अरीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं भी करंटली अपना बैचलर्स कर रही हूँ फाइन आर्ट्स में। और मैंने पूछना था कि जो इसमें जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ में उसमें अगर वहाँ पे कोई सीनियर है जो थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। और एक और मेरा छोटा क्वेश्चन था, वो ये था कि प्रेफरेंसेस में जब हम डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें प्रेफरेंसेस काफ़ी कम आ रही हैं, अप टू 3 प्रेफरेंसेस हैं। तो इसके बारे में मैंने पूछना था कि मतलब कि आप जो एजुकेशनल हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से ये मिनिमाइज हो जाती है या क्या इसका प्रोसेस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेफरेंसेस जो 12 प्रेफरेंसेस हैं वो मैक्सिमम होती हैं। आप उससे कम भी रख सकते हैं, आप चाहें तो एक ही प्रेफरेंस भी रख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ऑब्वियसली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करती। रही बात आर्ट्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स, फाइन आर्ट्स वगैरह, जी बिल्कुल हमारे पास हैं सीनियर्स इन फील्ड से रिलेटेड। और असल में आई थिंक अभी लिमिट वगैरह की इश्यू की वजह से वो शुरू में जॉइन नहीं कर सके हमें। लेकिन आप जो है इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट सेशन में और उसके बाद जो है अब क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, 20 फरवरी तक का टाइम है, तो हम आपका कॉन्टैक्ट करवा देंगे उनसे। बाकी जो ग्रुप एडमिन्स हैं आप उनको भी जो है रीच करके, ग्रुप एडमिन्स में से भी एक हैं जो कि इसी फील्ड की हैं, तो आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं इस हवाले से, हम करवा देंगे आपका राब्ता। ओके, सो नेक्स्ट इज़ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जो न्यू मतलब कि जो न्यू एडेड प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे जो पोर्टल के ऊपर जो आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम सर्च करते हैं उसमें काफ़ी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बट जैसे न्यू एड प्रेफरेंसेस जब अपनी एप्लीकेशन में कर रहे होते तो उसमें अप टू 3 आ रहे हैं सर। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। अप टू 3 आ रहे हैं? नो, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। अगर जी बारी भाई। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था क्योंकि इस हवाले से बार बार पूछा भी जा रहा है कि किस यूनिवर्सिटी में और कहाँ अप्लाई करने और कौन कौन से ऑप्शन होंगे। तो देखें, इसके 2 फेजेस हैं। पहला फेज जो आज सीनियर्स ने आपको एक्सप्लेन किया, आपने फिल करना है। जब आप दूसरे फेज में जाएंगे तो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स की बेस पे ऑटोमेटिकली आपके पास यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस आ जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें से आपने सिलेक्शन की एक लिस्ट बनानी होती है जिसमें आप 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को दे सकते हैं। तो अभी आप उन चीज़ों पे फोकस ना करें क्योंकि वो उसको सर्च करेंगे अभी तो आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी कि किस में करना है और किस में नहीं करना। आप बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी फिल आउट करें और जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक लिस्ट बनी हुई आएगी यूनिवर्सिटीज़ की। उस टाइम आप उसको सर्च कर लें किस यूनिवर्सिटी को आपने या किस प्रोग्राम को आपने टॉप पे रखना है। तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, मसलन अगर मास्टर्स के हैं तो बैचलर्स की रिकॉर्ड के हिसाब से, और अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो पीछे है आपका इंटर का या ए लेवल्स का, उसके हवाले से आपको ऑप्शन दे देगा। तो उस हवाले से अभी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और बाकी जो चीज़ें उनको कंप्लीट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बारी भाई। मरियम ने भी हैंड रेज किया है। जी मरियम, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम।
मैंने लेटर ऑफ इंटेंट से रिलेटेड पूछना था। अब सेकंड पैराग्राफ का बताया था भाई ने कि उसमें आपने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर फोकस करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइक मेरे जैसे जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर बिल्कुल फोकस नहीं किया और उनके ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स। तो वो उस पोर्शन के लिए क्या करें, लाइक और सर्टिफिकेट्स का क्या इम्पैक्ट है? जी हुज़ैफा। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपके पास क्या कहते हैं कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है तो ये अगेन आपकी एप्लीकेशन को इन इटसेल्फ काफ़ी वीक बना देता है। तो मैं इसमें यही सजेस्ट करूँगा कि फिर अगर यहाँ पे मतलब आपके पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या कोई भी क्लास प्रोजेक्ट, कोई भी इंटर्नशिप, कोई भी वॉलंटियर कुछ भी नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली क्या कहते हैं इस सेक्शन को स्किप करना पड़ेगा और आपको जो क्या कहते हैं बाकी जो है क्या कहते हैं और जो पैराग्राफ्स हैं उनको आप ज़्यादा कैरेक्टर लिमिट दे सकते हैं। मगर इसकी जगह एक और सॉल्यूशन किया जा सकता है जो अभी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस तरह मतलब कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है तो हम क्या करें, बहुत कम है। तो उसमें ये कर सकते हैं कि आपके पास जो डेडलाइन है वो 20th फेब है, तो उससे पहले पहले आप ऑनलाइन फ्री कोर्सेज कर लें, उनके सर्टिफिकेट्स गैदर कर लें, या उस टाइम में आप कोई और जो है इस तरह वॉलंटियर वर्क कर लें, तो उसको फिर आप ऐड कर सकते हैं अपने उसमें क्या कहते हैं उसमें लेटर ऑफ इंटेंट में। बट अगेन अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसमें जहाँ तक ऑनलाइन कोर्सेज की बात है उसमें थोड़ा सा फील्ड का इशू आ जाता है, हर फील्ड का ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते। जिस तरह कंप्यूटर साइंस की बात की जाए या इंजीनियरिंग की फील्ड की बात की जाए तो उनके आपको ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। बट कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनमें आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन कोर्सेज मुश्किल से मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा है। बट सोल्यूशन इसका यही है कि आपको जो है क्या कहते हैं आप जल्दी से ज़्यादा से ऑनलाइन कोर्सेज कर लें, 5-6 सर्टिफिकेट्स जमा एक ही फील्ड से रिलेटेड अपनी फील्ड से रिलेटेड उसको मेंशन कर दें, या फिर जो है कहते हैं आप अल्टीमेटली इसको इफ लाइक यूर टू लेट और आपकी फील्ड के कोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप करके बाकी और जो है कहते हैं पैराग्राफ्स की लिमिट को इंक्रीज कर दें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, भाई के आंसर को मज़ीद प्रोसीड करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। तो स्पेशली जो मास्टर के स्टूडेंट हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पास जा सकते हैं और वहाँ से जो कि उन किसी भी सोसाइटी का अगर वो हिस्सा रहे हैं, मेंबर रहे हैं, तो वो उनसे सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी इन्होंने जिक्र किया, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं, जैसे अरीसन है, कोर्सेरा है, डिजी स्किल्स है। डिजी स्किल्स का आई डोंट थिंक सो कि अभी वो होगा, क्योंकि मैंने खुद भी पर्सनली डिजी स्किल्स से कुछ मैंने किए हुए थे कोर्सेज, उनको मैंने एडअप किया था। उसके अलावा मैंने जो यूनिवर्सिटीज़ की या स्कूल्स के अंदर जो मैंने पार्टिसिपेशन की हुई थी सोसाइटीज़ की और जो प्रोजेक्ट्स किए थे, तो वहाँ से भी मैंने सर्टिफिकेशंस जो हैं उनसे ली थी और वो मैंने अपलोड की थी। और कल एक और चीज़ मेंशन करना मैं भूल गया, या मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट सेशन में होगा, कि रेफरेंसेस लेटर। आप रेफरेंसेस लेटर भी अपने प्रोफेसर से आप ले लें, तो जो मास्टर्स और पीएचडी की हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि 2 रेफरेंसेस लेटर आपने अपलोड करने होते हैं, तो कोशिश करें अगर आपने जॉब की है या इंटर्नशिप की है तो एक अपने एम्प्लॉयर से लें रेफरेंस लेटर और एक अपने प्रोफेसर से नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी का हो गया है, आपके जो भी रेपुटेबल इंस्टीट्यूशन का। तो कोशिश करें कि इस तरह कॉम्बिनेशन हो, दोनों एम्प्लॉयर से ना लें या दोनों प्रोफेसर से ना लें। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिन जिन की क्वेरीज का जवाब दे दिया गया है वो काइंडली अपना हैंड रेज जो है उसको डाउन कर लें। और मुझे जो जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे के ऑफिशियल हैं कोई भाई, इन्होंने रेज हैंड किया है। सर प्लीज। Assalamu alaikum, sir. It's me, Khansa. जी जी। Sir, I have a specific question related to my field, medicine के लिए, and it's like कि मेडिसिन के लिए हमने देखा है कि योस एग्जाम एक देना पड़ता है, तो अगर हम टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने तो इज इट नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो कि तुर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप मेडिसिन के लिए यूएस एग्जाम मांगती है।
बट इसके बारे में अगर किसी और सीनियर को ज़्यादा बेहतर पता है तो प्लीज़ बताएँ। क्योंकि तुर्की बुर्सले में बैचलर्स के लिए आपको किसी किस्म के रिटर्न टेस्ट की एज़ फार एज़ आई नो नहीं ज़रूरत पड़ती। लेकिन इस पे दूसरे सीनियर्स को भी ले लेते हैं। हुज़ैफ़ा, सारिम, आप लोगों को है इस बारे में इन्फॉर्मेशन? हाँ जी भाई, मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और मैं उसको ऐड करना चाहूँगा। अगर और कोई सीनियर इसमें कुछ ऐड करना है तो डेफिनेटली करे। वो ये कि तुर्की बस है कि जैसे आपने कहा, इसके लिए किसी भी फील्ड में आप अप्लाई करें तो आपको यूएस नहीं चाहिए होता। यूएस जितनी भी टर्किश यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करने का एक दूसरा तरीका, आप यूएस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्की बसरी स्कॉलरशिप। तो ओके अब एंड बस एक ही टेस्ट होता है और वो जो ये कहते हैं आपका इंटरव्यू के टाइम एक टेस्ट होता है विच इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। उसके अलावा आपको यूएस की जरूरत नहीं पड़ती। ओके एंड सर वन मोर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सर मैंने ए लेवल्स भी किया है एंड इंटरमीडिएट भी किया है, पर ए लेवल्स के मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं है, तो आई वांट टू अप्लाई थ्रू माय इंटरमीडिएट। बट द थिंग इज कि उसमें 1 साल का पूरा गैप आ रहा है, मतलब इस तरह से कि मेरा जो कंप्लीट हुआ था इंटरमीडिएट वो कंप्लीट हुआ था 2025 में। ठीक है, इट डज़न्ट मैटर। आप मतलब वो कर सकते हैं। अगर आपके ग्रेड्स में मेडिसिन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 90% है, अगर इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। गैप ईयर डज़ नॉट मैटर। ओके वैसे सर आई हैव स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा करिकुलर्स, उसमें लीडरशिप आ गई, पब्लिक स्पीकिंग, एम्बियंस वगैरह, ये वाली सारी चीजें मैं करके आई हूँ। पर सर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो लीडरशिप मैंने अपने स्कूल में किए थे, और जो मैंने वो किया था इंटरमीडिएट वो प्राइवेट में किया था। तो अगर मैं इंटरमीडिएट शो करवा रही हूँ आगे, तो मैं ए लेवल्स वहां पे नहीं शो करवाती, राइट? तो जी अपने जो जी 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 सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, प्लीज कंप्लीट। ऑब्वियसली फिर आप इंटरमीडिएट शो करेंगी, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं वो आपके कॉलेज टाइम की हों। चूँकि बैचलर्स में आपकी पहली 12 इयर्स एजुकेशन जो है वो इट्स काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड, तो इसीलिए आप अपने जो स्कूल लेवल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह, वो भी ऐड कर सकती हैं। हम में से बहुत सौ ने ऐसा भी किया है। इट्स नॉट अ ओ प्रॉब्लम। मतलब सर अगर मैंने अपना ए लेवल्स किसी दूसरे कॉलेज से किया है और मैंने इंटरमीडिएट प्राइवेटली किया है, तो इसका कोई मसला नहीं होगा अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स अपनी ए लेवल्स वाली डालती हूँ, मतलब कि अपने इंस्टीट्यूट को मेंशन करके डालती हूँ कि यस मैंने ये वाली, फॉर एग्जांपल आई वाज द डिप्यूटी हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल, और वो चीज़ मैं वहाँ पे मेंशन करी हूँ, बट ये चीज़ एक आ रही है कि आप कहाँ पे थे डिप्यूटी हेड गर्ल अपने कॉलेज में, हुज़ैफ़ा मतलब कि वो इसके बारे मेंशन में ही नहीं करूँ। हुज़ैफ़ा इसके बारे में सही, मुझे आप ये बता सकते हैं कि आपने किस इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की थी? बिकन हाउस कॉलेज क्लास में। अच्छा, आप डेफिनेटली इसको ऐड कर सकती हैं और मतलब क्या कहते हैं, बट आप उसमें ये मेंशन करें कि इंटरमीडिएट आपने यहाँ से नहीं किया। जो ए लेवल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा करिकुलर आपने की थी, आप डेफिनेटली ऐड कर सकती हैं। एडिशनली वहाँ पर एक सेक्शन दिया होता है लेटर ऑफ इंटेंट के बाद, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का या इस तरह का सेक्शन होता है जिधर लाइक जैसे कि अगर आपने कोई एडिशनल चीज़ ऐड करी है, मतलब आप ये चीज़ मेंशन कर दें कि मतलब मैंने ए लेवल्स 1 साल किया था एंड फॉर दिस एंड दिस रीज़न जो है मैंने स्विच कर लिया एफएससी को इंटरमीडिएट पर, आप ये पर मेंशन सर कर वो सकते स्विच नहीं किया मैंने, ए लेवल्स कंप्लीट किया बट नॉट वो मेरे डिजायर्ड ग्रेड्स नहीं आए जो कि आने चाहिए थे। इट्स बेसिकली, और हैं। वहां पे मेरा 90+% है इंटरमीडिएट में, दैट्स व्हाई आई वांट टू लाइक अपने अप्लाई इंटरमीडिएट के थ्रू करने से। ठीक है, फिर आप ये कर लें कि मतलब जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं वो मेंशन कर दें उसके इंस्टीट्यूट के थ्रू, और उसमें जो है कहते हैं इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स हैं जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो इंटरमीडिएट की आप डाल दें। अच्छा और मतलब मैं जी जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन में आप उसको मेंशन इस तरह से कर दीजिएगा कि आपने ए लेवल के लिए एडमिशन लिया था, देन यू स्विच टू इंटरमीडिएट। मतलब उसको अगर ए लेवल की आपने चीज़ें ऐड नहीं करनी, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कंप्लीट किया हुआ है वो। इट डज़न्ट रियली मैटर। ओके, मतलब मैं उसको इस तरह से ले सकती हूँ कि मैंने ए लेवल्स किया था 1 ईयर और मैंने ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स की, पर उसके बाद मैंने स्विच कर लिया इंटरमीडिएट में। जी, जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पर वो सर ये नहीं हो जाएगा एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से? वैसे आई हैव अनदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलग से, इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर वर्क। आप उसमें रीज़न मेंशन, कोई भी लॉजिकल रीज़न मेंशन कर दीजिएगा, इस चीज़ से इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, व्हाट डू यू रिकमेंड कि मैं मेंशन करूं अपनी डिप्यूटी हेड गर्ल वाली एक्स्ट्रा करिकुलर्स और ये वाली ए लेवल्स वाला चीज, या फिर नहीं करूं, या फिर दूसरी जितनी को आपके एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, क्योंकि बैचलर लेवल पे यही चीज़ें होती हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में,
तो आप जितनी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर और सोशल एक्टिविटीज वगैरह हैं वो सबकी सब आप मेंशन करें उसमें। एंड सर वन मोर, मेडिसिन के लिए जो है टर्की बुल्गारिया क्या इंग्लिश ऑफर करती है, मेडिसिन इंग्लिश प्रोग्राम लैंग्वेज में? ऑफर करती है लेकिन हम इस चीज को बाद में एड्रेस करेंगे। इट इज नॉट वेरी मच रिकमेंडेड, तो ओके लेकिन इस चीज को हम बाद में जो है रिकमेंड करेंगे आपको अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला। ओके अच्छा, एंड सर वन so वन लास्ट थिंग, so sorry I'm taking your time. Sir, I'm preparing for IELTS right now, but I got to know through this group कि TOEFL ज़्यादा beneficial होगा। वैसे मैं अभी मैंने IELTS दिया नहीं है, but I'm planning to give IELTS इसी वाले टाइम पीरियड में इंशाल्लाह। टोएफल यहाँ पर जैसा कि उसमें भी मेंशन है यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप जाके चेक करें, आईएलटीएस 90% यूनिवर्सिटीज यहाँ एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब करती हैं लेकिन तुर्की बुर्सलर के पैनल पे जो है वो नहीं करती। तो टोएफल जो है वो सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है इंग्लिश प्रोग्राम के लिए। सो टोएफल इज मच रिकमेंडेड, ताकि जो है बिला वजह का आपको वो ना लगे आईएलटीएस में। ओके, वी हैव टू मूव ऑन। यस सर। सर व्हाट इफ अगर मैं दोनों ही नहीं करूं, मतलब अगर टॉफल, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया हुआ। फिर आपका टर्किश प्रोग्राम ही आप सिलेक्ट कर सकती हैं, आप इंग्लिश नहीं कर सकती। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली टोएफल का अगर इवन आपके पास अभी नहीं भी है और आपको इंग्लिश प्रोग्राम प्रेफरेंसेस में सिलेक्ट कर लेती हैं, तो आपके पास इंटरव्यू तक टाइम होता है। आप इंटरव्यू में अगर आपकी शॉर्ट लिस्ट करके वो आपको इंटरव्यू की कॉल दें, तो आपको इंटरव्यू वाले दिन फिर लेके जाना होता है टोएफल रिजल्ट। तो इस तरह भी मैनेज किया जा सकता है। ओके, मतलब ओके, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम टॉफल दें, आइल्स नहीं दें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, चलें थैंक यू अभी सो मच सर फॉर योर टाइम। अच्छा, हमारे पास तकरीबन 8:45 हो गए हैं इधर। आई थिंक हमें 10-15 मिनट तक इसको ख़त्म करना है सेशन को। तो अभी तक जिन्होंने रेज हैंड किया हुआ है मैं उनमें से ही सबसे ले रहा हूँ क्वेश्चंस। अब्दुल भाई हैं कोई, भाई आप जो कार्टून बना एनिमेटेड पिक्चर बनी हुई है, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। अस्सलाम और वालेकुम। क्वेश्चन वालेकुम सलाम। ट्राई टू प्लीज क्वेश्चंस को थोड़ा मतलब ब्रीफ रखें और ताकि उसको अच्छी तरीके से जवाब दिया जा सके। वालेकुम सलाम सर। No problem. So this is referring to a question you answered before. About applying, you're gonna have to use your predicted scores. Sir, my predicted scores are not always the final outcome. My predicted scores are always lower than my AS results. As in, for example, my AS results were much higher than my predicted AS results. How would I go around that? Okay, so basically, Abdullah, what you can do is you can definitely go and talk to your school administration about this. अगर वो इसको मतलब क्या कहते हैं चेंज करते हैं, सो यू शुड लाइक गेट इट चेंज, और फिर आप जो है क्या कहते हैं जो अपडेटेड ट्रांसक्रिप्ट है उसको अपलोड कर दें। वरना आई बिलीव कि आप क्या कहते हैं जस्ट गो विद क्या कहते हैं जो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स हैं आपके उनके साथ जाएं, और जब क्या कहते हैं आपके असल रिजल्ट आ जाए तो उनको आप अपलोड कर दें। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करती अगर आपके प्रेडिक्टिव रिजल्ट से थोड़ा चेंज भी हो जाए आपके फाइनल रिजल्ट्स, तो इट डजंट रियली मैटर एक्चुअली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पे करते हैं जरीना, प्लीज गो अहेड। जी, जैसे मैंने सेकंड ईयर आईसीएस में की हुई है और मैं लेटर ऑफ इंटेंट में अपनी फील्ड से रिलेटेड ये अचीवमेंट्स डाल रही हूँ, जिसमें इस टाइम आई एम डूइंग यूट्यूब ऑटोमेशन राइट नाउ। तो फिर मैं कैसे, मतलब कि उसका सर्टिफिकेट तो कोई है नहीं मेरे पास। उसको आप वर्क एक्सपीरियंस में ऐड कर सकती हैं। वर्क एक्सपीरियंस में दे डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट टू ऐड। और हुज़ैफा इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी हुज़ैफा। आप जल्दी से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? सॉरी मैं सुन नहीं सका। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैंने आईसीएस की हुई है सेकंड ईयर में, और मैं अगर अपनी अचीवमेंट्स या एक्टिविटीज़ डालूंगी लेटर ऑफ इंटेंट में, जैसे मैं यूट्यूब ऑटोमेशन कर रही हूँ, तो फिर उसका ना मेरे पास सर्टिफिकेट है ना कुछ और, तो फिर वो मैं कैसे डालूंगी? आप मेंशन कर सकते हैं, मेंशन फिर भी हम कर सकते हैं। आप जो है क्या कहते हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी नहीं होता, तो आप सिर्फ मेंशन कर दें। ओके, और सर लेटर ऑफ इंटेंट में हम लोगों ने सर्टिफिकेट भी साथ करने होते हैं अपलोड, या वैसे ही बस एक्टिविटीज़ लिखनी होती हैं? सिर्फ लिखनी होती है एक्टिविटीज। सर्टिफिकेट जो है वो आपने जो है क्या कहते हैं वो जो सोशल एक्टिविटीज और सेक्शन होता है उसमें अपलोड करना है। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। जिन जिन के हो गए क्वेश्चन प्लीज वो हैंड्स को डाउन कर लें। अरीबा प्लीज गो अहेड।
First of all, thank you so much, and Assalamualaikum to everyone. So आपकी basically, जी, जी, बोलें, बोलें। आवाज़ am I इंटरप्ट हो रही audible? थोड़ी-सी इंटरप्शन है आपकी आवाज़ में। रिबा आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कर रही है। जी। It's okay now? जी, जी, इट्स ओके नाउ, प्लीज़। Alright. So basically, I'm an international relations student at Delhi University, and अभी मैंने बिल्कुल अपने 7th सेमेस्टर के कुछ दिए हैं एग्जाम्स। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट नहीं निकलवाई और मेरी यूनिवर्सिटी कल क्लोज हो रही है, और अब मुझे नहीं ओके। समझ आ रहा कि मैं अपने ट्रांसक्रिप्ट के प्रॉब्लम के साथ क्या करूं। 20th फरवरी तक आपके पास टाइम है, तो आप लाइक 20th फरवरी तक आई गेस खुल ही जाएगी यूनिवर्सिटी। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि फेब के फर्स्ट वीक में मे बी ओपन हो जाए। ओके, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि मैंने अपना एक मैंने इसमें भी बैचलर में भी रिसर्च रखी है, और मैं चाह रही हूँ कि मुझे इसकी सजेशन चाहिए थी कि इंटरनेशनल रिलेशन का अगर यहाँ पे कोई मास्टर्स के स्टूडेंट हैं कि मैं अपने इसी वाले रिसर्च को आगे परस्यू कर सकती हूँ, मतलब कि थोड़ी सी अंदर चेंजिंग वगैरह करके इसी प्रपोजल को अगर मैं थोड़ा सा मोल्ड कर लूँ तो। आप मुझे प्रपोज़ल सेंड कीजिएगा, मेरी भी सेम फील्ड ही है। आप मुझे प्रपोज़ल सेंड कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। ओके, बेस्ट हो गया। ओके, यस, माय क्वेरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, आगे हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद फिर बस हम वाइंड अप करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर कंटिन्यू करते रहेंगे। मुझे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं फिर उन्हीं के साथ आगे बढ़ता हूँ। मिनाहिल ने हैंड रेज़ किया। जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरी जुलाई 2025 में डिग्री कंप्लीट हुई है माइक्रोबायोलॉजी में, और उससे रिलेटेड अभी मुझे डिग्री मिली नहीं है, तो मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनवा लिया था, जिनकी बेसिस पे मैंने और जगह पे भी अप्लाई किया है। तो क्या मैं वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाऊँ, या उसके लिए मुझे स्पेसिफिकली प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए? आई गेस प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा लें, वो ज़्यादा बेटर है। ओके सर, और एक और चीज़, रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, अगर मैंने रिसर्च प्रपोजल लिखना है तो क्या मैं टर्की की यूनिवर्सिटीज़ में देखूं कि वहाँ पर क्या रिसर्च वर्क हो रहा है, उससे रिलेटेड करूं, या मैं अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखूं? आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखें और प्रेफ़रेंसेस वगैरह आप सिलेक्ट करें, वो आपको उस रिसर्च इंटरेस्ट के हवाले से प्लेसमेंट आपकी करेंगे। लेकिन फिर भी टर्की में जो रिसर्च वर्क है आपके फील्ड से रिलेटेड, उस पे भी एक बार ज़रूर नज़र डालें। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, सो असाविर बलोच, जी भाई। जी सर, वो मैंने पूछना था कि जैसे मैंने ना MIT या स्टैनफोर्ड इनमें से किसी में से ऑनलाइन कोर्स लिया हो और उसका सर्टिफिकेट ना हो, तो हम उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल सकते हैं? क्योंकि जी, वो तो बिल्कुल बहुत, तो मेंशन एक कर मिनट, सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐड कर दें। हाँ, ठीक है, मेंशन आप उसमें कर दें, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, और अगर मज़ीद भी कोई चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है उसके हवाले से, तो जो लेटर ऑफ इंटेंट के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन होता है, उसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर, मेरा एक और भी क्वेश्चन है। जी, प्लीज़ जल्दी से पूछिएगा। सर, वो मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया था, लेकिन वो उसको डिलीट कैसे करना है पिछली एप्लीकेशन को? क्योंकि मैंने ग्रुप में पूछा, कुछ सीनियर्स कह रहे हैं आप नई ईमेल से बनाएं, और कुछ कह रहे हैं कि आप उसी को एडिट कर लें। अब एक ईमेल है जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, फिर बाकी ईमेल्स को इतना यूज़ नहीं करती, तो फिर अब नई ईमेल यूज़ करें या उसको एडिट कर लें एप्लीकेशन को? रिकमेंडेड यही है कि नई ईमेल बनाएं, नई ईमेल से आप करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। MA भाई एक जी, जी, बोले, बोले। काफी MAK ने काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है। बिल्कुल, MAK मैं देखो, MAK भाई प्लीज़। थैंक यू जी। तो मैं एक प्री मेड का स्टूडेंट हूँ, ए लेवल्स कर रहा हूँ और E2 में हूँ। इसके बाद मेरा ए लेवल्स खत्म हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तुर्की में अगर अप्लाई करता हूँ थ्रू दिस बुल्सली स्कॉलरशिप, सो 90% का क्या मतलब है? मतलब A स्टार, ए कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है।
और सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि अगर मेरा ई लेवल्स फॉर एग्जांपल मई जून में फिनिश ना हो, मैं अक्टूबर नवंबर के लिए जाता हूँ, तो क्या मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ ना, तो मैं यूनिवर्सिटी से अगर सिलेक्शन ना हुई तो मैं दूसरे साल फिर इसको कंटिन्यू करूँ, यानी दोबारा से ये बुल्सलेरी का और फिर यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस का एक साइकिल शुरू हो जाएगा? थैंक यू। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं आंसर करता हूँ। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी जो है क्या कहते हैं ग्रेड मैपिंग कैसे होगी आपकी, क्योंकि ग्रेड्स हमारे ए लेवल्स में जो है मतलब ग्रेड्स में आते हैं A स्टार A B C D E एंड F। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप IPCC की इक्विवेलेंस देखें, क्योंकि एक तो तरीका है कि आप वो सबमिट कर लें, उसका सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है जब मैंने अप्लाई किया था कि आपके अगर सारे स्टार्स भी हो ना तो वो 90% पे मैप करता है। तो उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह की मैपिंग बनाएं कि A स्टार इज 100%, A इज 90%, और फिर आप एक एक 10 इंक्रीज करते जाएं, डिक्रीज करते जाएं, जैसे जैसे एक एक ग्रेड डिक्रीज होता है। तो आपके अगर सारे A's हैं तो आपका 90% है। तो आई थिंक ये जो है क्या कहते हैं एक अच्छी वो मैपिंग होगी, क्योंकि मेरे जो थे ग्रेड्स मैंने उनको इसी तरह मैप किया था जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपने ये नहीं करना, कुछ स्टूडेंट्स ए लेवल्स के भी करते हैं कि वो IBCC की इक्विवेलेंस अटैच कर देते हैं साथ, जो कि इतनी एक्यूरेट नहीं होता। आपका पहले क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन आपका मुझे सही तरह समझ नहीं आता था। आप कह रहे थे कि अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तब आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, या अगर एक्सेप्ट नहीं होते तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? या सो माय क्वेश्चन वो था कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं बुल्सलेरी स्कॉलरशिप में एक्सेप्ट हो जाता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती क्योंकि मेरा ई लेवल्स कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं, मुझे दोबारा से? अच्छा, सिलेक्शन में honestly बताऊं, सिलेक्शन में यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे। सिलेक्शन आपकी बुर्सलारे ही करती है, और अगर बुर्सलारे ने आपको प्लेस कर दिया है तो फिर यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। जी हुज़ैफा। अच्छा, मैं बेसिकली हानि भाई जिस तरह कहा इसी तरह आप, ऐसा नहीं होता कि आपके जो है लेट्स से जो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स जो आपने लगाए थे वो अगर ना आए तो आपकी जो है स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि मुझे आपके उससे ये समझ आया, अगर आपको एक्सेप्टेंस एक बार मिल चुकी है तो जिस तरह हानि भाई ने कहा कि जो आपको एक्सेप्टेंस मिलती है वो एक मतलब होल डिसीजन होता है, उसमें मतलब यूनिवर्सिटी और तुर्की बुर्सरी दोनों का साथ डिसीजन होकर आपको मिलती है। तो लेट्स से अगर आपने एक्सपेक्टेड ग्रेड्स में सारे एज लिखे थे और उसमें लेट्स से एक B आ जाता है, C आ जाता है, ठीक हो गया, तब आपकी वो कैंसिल नहीं होगी। हाँ, अल्टीमेटली अगर फॉर एग्जाम्पल इन द वर्स्ट केस आप कोई सब्जेक्ट को फेल कर जाते हैं, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई केस तो नहीं देखा इसको हम मतलब, बट व्हाट आई बिलीव इज कि आपकी फिर भी स्कॉलरशिप वैलिड रहेगी। आप जो है क्या कहते हैं उसको दोबारा पेयर होके दे सकते हैं अक्टूबर नवंबर में, बट स्कॉलरशिप आपकी वैलिड रहेगी। आपके पास ये ऑप्शन होगा, ऑल्दो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि सारे अपने करें कोर्सेज़ वगैरह कवर, लेकिन आप मतलब फ्रीज़ करने की भी ऑप्शन होती है 1 साल की, अगर आप कोई और वैलिड रीज़न बता दें। जी, बारी भाई ने हैंड रेज़ की। जी, बारी भाई। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा था जो इनका क्वेश्चन था कि देखें जब आपकी सिलेक्शन होती है तो वो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे होती है। अगर आपके मार्क्स वगैरह जो हैं या ग्रेड जो हैं वो थोड़े बहुत कम भी आते हैं तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपकी सिलेक्शन जो है आपकी सोशल एक्टिविटीज़ आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को देख के की जाती है। सेकंड जो पॉइंट था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाके भी कुछ स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बुर्सलारी के बच्चे पूरी नहीं कर सकते या कोई और मसला आ जाता है, तो उस सूरत में भी जो बुर्सलारी की टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपका एडमिशन करवाएगी। उस यूनिवर्सिटी में अगर किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से नहीं भी हुआ तो उससे अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं पे किसी कोटा में वो आपको एडजस्ट करते हैं। तो जब आपकी एक तो सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इस हवाले से परेशान ना हो। बिल्कुल, आपका जब आप आएँगे तो आपके साथ स्कॉलरशिप एग्रीमेंट किया जाएगा, और स्कॉलरशिप एग्रीमेंट के बाद जो है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तुर्की बुर्सलर रिस्पॉन्सिबल है, वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अच्छा ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन ले गए बहुत, चूँकि वैसे मैं चाह रहा था कि लास्ट हो, लेकिन आई गेस काफ़ी देर से अरीका ने हैंड रेज़ किया हुआ है। प्लीज़ मैम क्विक क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद हम इसको क्लोज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन लिया। मैं भी वेट ही कर रही थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश जो मेजर्स के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मेजर के, इंग्लिश लिटरेचर या लैंग्वेज, उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन ख़ास नहीं मिलती या फिर बहुत कम कोर्सेज आते हैं? और दूसरा ये कि अगर इधर कोई सीनियर है तो वो गाइड कर दें कि कौन से कोर्सेज ऐसे होंगे जो हमारी एप्लीकेशन को पावरफुल बनाएंगे।
जहाँ तक मुझे पता है इंग्लिश लिटरेचर आई गेस वो ऑफ़र ही नहीं करते बुर्सलर वाले। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर चेक किया था या कब चेक किया था। फिर अगर अभी आप लोगों ने चेक किया है और हैं अवेलेबल तो इट मीन्स के हैं अवेलेबल। मैंने अभी इसके हवाले से चेक नहीं किया। लेकिन ये है कि इंग्लिश लिटरेचर आई वुड नॉट रिकमेंड क्योंकि यहाँ पे आप इंग्लिश लिटरेचर करें और मेरे नज़र में कोई है भी नहीं ऐसा जिसकी सिलेक्शन हुई है। मेरे मेरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि मैं पूछना ही चाह रही हूँ इंग्लिश में हमने बैचलर किया हुआ है जी, जी। उसके बाद मास्टर्स करना है तो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो इंग्लिश का है इसमें आने भाई विद योर परमिशन जी, जी, जी। इसमें कुछ ऐसा है हमारे साथ जिस तरह आनी भाई ने आपको बताया कि इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना तो आपके लिए यहाँ पे सूटेबल ही नहीं है क्योंकि एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं होता। तो हमारे पास इस तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैचलर्स की डिग्री जो है इंग्लिश लिटरेचर में है, तो उनको फिर सबसे प्रेफरेबल जो होता है वो टर्किश लिटरेचर, सेकंड होता है कि टीचिंग टर्किश एज फॉरेन लैंग्वेज, और इससे रिलेटेड एक तो और प्रोग्राम्स भी हैं। तो मोस्टली फिर टर्किश लिटरेचर की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास एप्लीकेशन में होंगे तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा राइटिंग से रिलेटेड नहीं कोई हम कर सकते जिस तरह ऑथर्स एज ए करियर ऑथर बनना हो तो उसमें देखें राइटिंग कोर्स तो नहीं जी, होगा इस तरह, आप कोई भी डिग्री इससे रिलेटेड जो है जो भी आपके उससे रिलेटेड है कर सकते हैं। इसको आप जर्नलिज्म की तरफ नहीं जा सकते? एडिशनली फिर आप उसको परस्यू कर सकते हैं डिग्री से हटके। जर्नलिज्म इज अ गुड ऑप्शन। जर्नलिज्म की तरफ आप जा सकते हैं लेकिन फिर उसको आपने लेटर ऑफ इंटेंट में और रिसर्च प्रपोजल में एक अच्छी सी कनेक्टिंग लाइंस के साथ आपने कनेक्ट करना होगा कि आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप जर्नलिज्म की तरफ जाके अपना करियर बनाएं। और आपने बस लेटर ऑफ इंटेंट में इस चीज़ को जो मैच करना होगा आपके इंग्लिश लिटरेचर किस तरह से आपके जर्नलिज्म करियर के लिए फ़ायदेमंद होगा, और मज़ीद ये कि आपने रिसर्च प्रपोजल को उस तरह से डिज़ाइन करना होगा। ये चीज़ है। जर्नलिज्म आई जी वुड ठीक पर्सनली रिकमेंड जर्नलिज्म। जी ठीक है और अगर अभी जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उनमें से हम सर्च करके जो रेलिवेंट लगें वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा सजेस्ट करेंगे कि हम हमारे लिए सूटेबल रहेगा। ये हम अगले सेशन में इंशाल्लाह इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे अच्छी तरीके से। थैंक यू थैंक यू। ये डार्क पता नहीं कौन है जिन्होंने मैसेज किया है। जी सारिम आप कुछ कह रहे हैं? मैंने इधर एक छोटी सी चीज़ ऐड करनी थी एंड पे। एक तो ये स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है एज यू ऑल नो। मतलब लास्ट ईयर भी आई थिंक टोटल 20,000 एप्लीकेंट्स थे जिनमें से जो सिलेक्ट होते हैं और अराउंड 150-160 होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि वहाँ पे आपको स्टैंड आउट करने के लिए यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा। अगर आपके पास सैट स्कोर है या जीआरई स्कोर है उसको ज़रूर आप वहाँ पे अटैच कीजिएगा। और अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि सैट इंटेक लेने के लिए तो ज़रूर वो कीजिएगा। उसके बाद उसके लिए अभी आपके पास टाइम है, और वो इस स्कॉलरशिप में नहीं तो आपको कहीं और डेफिनेटली यूएसए में या बाकी भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका आपको वहाँ पे भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई इंटर्नशिप्स हो, आपकी कोई इंटरनेशनल लेवल के किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो इस तरह की कोई भी जो चीज़ होगी उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। क्योंकि मतलब बेसिक जो डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट वो सब ने अटैच किया होगा, तो आपको उधर एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ना कुछ वहाँ पे आप लगाएंगे तो दैट वुड इंक्रीज योर चांसेस। थैंक यू सो मच सारिम, थैंक यू सो मच फॉर दिस एडिशन। अच्छा यार हम ये एंड करने लगे सेशन। आप सबका बहुत शुक्रिया। डार्क ये कोई हैं जिन्होंने बहुत उससे रिक्वेस्ट की है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ विद इन 5 सेकंड्स क्विकली जल्दी से क्वेश्चन कर दें ताकि फिर हम इसको एंड करें, और ये बिल्कुल अच्छा, लास्ट अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। चलिए वालेकुम सही है, सलाम। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने कहा एक-एक करके मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँ कि मैं पूछ लूँ। पहला ये था कि मेडिसिन में असल में मेरा बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड ये है कि मैं एफएससी पार्ट 1 में मेरी 90% आई है एंड आई एम गोना अप्लाई ऑन बेसिस ऑफ माय एफएससी पार्ट 1 रिजल्ट। अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो मेडिसिन में मैंने पूछना था कि 90% मिनिमम चाहिए होती है, मेरी अप्रॉक्सिमेटली 91 है। तो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेडिसिन में 90% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 91% पे भी सिलेक्शन हो जाती है। बट इस चीज़ को हम, जैसे मैंने कहा कि कौन से प्रोग्राम्स प्रेफरेबल नहीं है, उसके हवाले से हम अलग सेशन करेंगे। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन दूसरा है तो प्लीज़ उसको कीजिएगा। अच्छा, सही है। मेडिसिन इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेट मी टेल यू। जी, अगला ओके। क्वेश्चन।
अच्छा, दूसरा आपको पता है कि हम जब भी अपने किसी भी लाइक हाई स्कूल के अगर हमने परसेंटेज ऐड करनी है तो उसके नीचे एक क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग। उसमें मैंने पूछना था कि हमें क्या उस स्पेसिफिक ईयर की किसी ये सिग्निफिकेंट रैंकिंग का जिक्र करना है या फिर किसी भी हमारी स्कूलिंग में कोई हमें फर्स्ट पोजीशन जिस तरह आई हो तो उसका कोई सर्टिफिकेट है तो हम ऐड कर सकते हैं। नहीं, जो स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल जो मिडिल स्कूल में जो आप मैट्रिक की करेंगे, तो उसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी मैट्रिक में, स्कूल में या आपके बोर्ड में कोई पोज़ीशन आई है, तो आपने वो मेंशन करना है। हाई स्कूल में अगर आपके एफएससी में या इवन फर्स्ट ईयर में, बोर्ड में, स्कूल में कोई पोज़ीशन है, तो आपने वो मेंशन करनी है। चलें, सही है। और ये मैंने पूछना था कि वाय तुर्की का एक आपको पता है एक हमने लेटर ऑफ इंटेंट में ऐड ज़रूर करना होता है, वाय तुर्की ये क्वेश्चन है, तो उसको हम किस तरह कोई ऐसे कोई है जो लाइक हर किसी की फ़ील्ड के मुताबिक वो ऐड कर सकता है, कोई ऐसे जुमले जो आपने भी अपने लेटर ऑफ इंटेंट में डाले हों? जैसा कि हुज़ैफ़ा ने इस बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि आपने जनरल जुमले नहीं डालने, ऐड नहीं करने, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जनरली इन्होंने कहीं गूगल वगैरह से देखे होंगे। आपने स्पेसिफिकली डालने होते हैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड और ये चीज़ से रिलेटेड। लेकिन इन चीज़ों को अगेन मैं दोबारा वही कहूँगा कि हम इसको अगले सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सबका जिन-जिन लोगों ने जॉइन किया। थैंक यू सो मच टू ऑल द सीनियर्स, अब्दुल बारी भाई, अब्दुल्ला सईद भाई, हुज़ैफ़ा और इसके अलावा सारिम और जितने भी हमारे साथ अब्दुल हई थे इसके मौजूद, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, इसके अलावा सैयद अब्दुल बासित जवाद साहब थे जो कि टर्किश अलुमनाई पाकिस्तान कराची चैप्टर के प्रेज़िडेंट हैं और आई थिंक 40 इयर्स पहले वो यहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, तो ये भी उनकी बहुत यानी कि एक फ़ेवर है कि वो इस मौके पे भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं। और जितने भी हमारे साथ सीनियर्स थे आज की इस में अब्दुल हन्नान बुखारी भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली जिन्होंने सारा वो एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ऑल द सीनियर्स एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द जूनियर्स हु जॉइन्ड दिस सेशन एंड वी होप बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि आपने रश नहीं करना। 20 फरवरी तक आपके पास टाइम है, 20 फ़ेब तक। आप 17-18 तक जो एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं, मतलब ईज़िली कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपने अभी पहले जो पोर्शन है उसको आप करें ठीक से फिल, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करें, वो चीज़ें फिल करें। उसके बाद फिर जब आप सेकंड सेक्शन की तरफ जाएँ, वहाँ पर प्रोग्राम्स, प्रेफ़रेंसेस, यूनिवर्सिटीज़ और इवन रिकमेंडेड सिटीज़ वगैरह उस हवाले से भी हम सेशन करेंगे क्योंकि वो भी पिछले 1-2 साल से थोड़ा-सा इश्यू चल रहा था, तो उस पे भी हम डिटेल सेशन करेंगे। सो प्लीज़ अभी प्रेफ़रेंसेस वगैरह अपनी सिलेक्ट मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया आप सबका। ये रिकॉर्डिंग को इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे आज रात को ही या कल सुबह मेन ग्रुप के ऊपर। हाँ नहीं, ग्रुप का पूछ रहे हैं, वो बता दें कि कब ओपन होगा और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो फिर वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे। एक और चीज़, अच्छा, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा क्योंकि ग्रुप की हमारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है 1024 की। मोस्ट प्रोबेबली हम शायद एक और ग्रुप बनाएँ। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जानने के लिए कि जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोग करें तो आप एक दफ़ा जो ग्रुप चैट में पहले से जैसे खज़र भाई ने बहुत डिटेल में हर चीज़ शेयर की हुई है। एक बार वो सारी जो चीज़ें हमने शेयर की हुई हैं, इवन ग्रुप डिस्क्रिप्शन भी एक बार देखें, वो भी हमने कोशिश की है कि उसके अंदर भी एक्सप्लेन करें। पहले वो चीज़ें पढ़ें, उसके बाद फिर अगर इवन देन अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपकी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो उसको आप ग्रुप चैट के ऊपर पूछें। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप देख रहे हैं कि पहले से 5 या 6 स्टूडेंट्स ने या 10 स्टूडेंट्स ने कोई चीज़ पूछी है, तो आप उसके ऊपर फ़ौरन ना लिखें बल्कि वेट करें ताकि उनका पहले रिप्लाई कर दिया जाए, फिर आपके करें। लाइक हम जब देखते हैं कोई ग्रुप खोल के इस तरह चैट खोलते हैं, चैट असल में हमारा बंद करने का मकसद ये होता है कि हम एक-एक करके सबको रिस्पॉन्ड कर सकें। क्योंकि जब तक चैट चल रही होती है, 100 डेढ़ 100 मैसेजेस एक साथ आते हैं, तो वो इवन हम भी नहीं उसको कई मतलब मैनेज कर पाते हैं, किस तरह से उसको रिप्लाई करें। तो बस इस चीज़ को देखिएगा। चैट जो है सुबह 10 बजे मतलब टर्किश टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे हम खोल देंगे और 10 बजे से रात आई गेस 10-11 बजे तक हम इसको चलाए रखेंगे। बीच-बीच में ऑब्वियसली हमें बंद करनी पड़ेगी चैट अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आए तो उनको एक-एक करके रिप्लाई करने के लिए। तो उस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एंड नाउ यू लाइक हम इस सेशन को जो एंड स्टूडेंट्स अभी तक ऐड नहीं हो सके इस ग्रुप में, उनके लिए एक नया ग्रुप होगा, उसके लिए भी बता दें। जी, जी। जो अभी तक ऐड नहीं हो सके हैं इस ग्रुप में, उसके लिए हम लाइक कर रहे हैं काम और उसके लिए हम आपको नया ग्रुप लिंक जो है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन का जो ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें और उसके ऊपर अपडेट्स फ़ॉलो करते रहें, स्टोरी पे भी, पोस्ट पे भी। तो वहाँ पर हम लोग इसके अलावा सिगमॉइंट एजुकेशन जो कि हुज़ैफ़ा भाई की है मतलब जिसको वो डील कर रहे हैं, तो उसको भी फ़ॉलो करें और वाईपीएसएस जो सोसाइटी है ये तबे पाकिस्तानी स्टूडेंट सोसाइटी, तो उनके पेजेस को फ़ॉलो करते रहें ताकि आपको नए ग्रुप लिंक्स वगैरह के हवाले से अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू
Thank you so much to all the seniors. Thank you. ग्रुप लिंक्स वगैरह हम शेयर कर, सॉरी इंस्टाग्राम पेज लिंक्स वगैरह हम शेयर कर देते हैं अपने उस पे ग्रुप चैट पे. थैंक यू सो मच. यू कैन लीव.